तैयारी करते हैं आखिरी की 1.5 घंटे की और मार्केट में आज क्रंचिंग फॉल। आज इसको हम कहेंगे कि बड़ी फॉल मार्केट में 1.5% की डिक्लाइन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 2% की डिक्लाइन। और हर्षिता आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मिड कैप में कोलैप्स हुआ है। मिड कैप इंडेक्स सुबह तक ठीक था, 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट ब्रेथ भी फेवर में था एक्चुअली। उसके बाद जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स हुआ आज, और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 1:4 का एडवांस डिक्लाइन 1:4, और ये एकदम से पिछले 2 घंटे में ये पूरा का पूरा मामला ख़राब हुआ है। और ऑब्वियसली सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस रेड में हैं, लेकिन हाँ ये देखिए और जो हमने सुबह भी डिस्कशन किया था कि 19,563 अगर टूटा तो एक शॉर्ट का ट्रेड ओपन होगा। और बैंक निफ्टी में सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे, अगला इंपॉर्टेंट लेवल भी आ रहा है आपके सामने। और ऑब्वियसली आज का कल्प्रिट, अब आप इसको जो मर्जी कह लें, मतलब फिच, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि फिच की वजह से आज तक मार्केट कब गिरा है, लेकिन मार्केट को ट्रिगर चाहिए था एक गिरने का। मार्केट बहुत ओवरबॉट था, मार्केट बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना एक स्क्रीमिंग फॉर करेक्शन था मार्केट। पिछले कुछ दिनों से करेक्शन आ रही थी मार्केट में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बुलिश इसलिए था क्योंकि वो ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक था मामला। आज का लेकिन प्राइस एक्शन खराब है। आज का जो प्राइस एक्शन है, जिस तरीके से हमने अब कन्विंसिंगली 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, मुझे लग रहा है कि अब ये मार्केट जो है अपने अगले पड़ाव की तरफ जाने की तैयारी करी 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। क्लियरली, और एक ही झटके में वो क्रैक आया है। धीरे धीरे करके नॉर्मली जो करेक्शन आता है वो ज्यादा पेनफुल होता है। अब पता नहीं उसकी शुरुआत हो रही है या नहीं, लेकिन जिस तरह की मार पड़ी है अनुज, आज क्लोजिंग के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि जैसे आपने 19,563 की बात कही, वो एक इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा थी, उसके हम करीब 125 पॉइंट नीचे भी फिसल चुके हैं। निफ्टी बैंक के लिए भी वही स्थिति उभर कर आई है। तो जो अब तक हम कह रहे थे कि डिप पर खरीदारी वाला मार्केट है, क्या अभी भी वो टेक्सचर है या फिर अब पूरा मामला पलट गया? नहीं, मामला पलट गया पूरा। हमने सुबह एक चीज कॉल ली थी कि 19,563 के नीचे आते ही हम शॉर्ट करेंगे। 19,563 के जितना ऊपर है लॉन्ग, 19,563 के नीचे शॉर्ट। वो 563 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट हुआ, 100-150 पॉइंट आपको मिल भी गए होंगे। अब ये मार्केट जब तक अपना 20-डे मूविंग एवरेज रिक्लेम नहीं कर लेती है अपसाइड पर, तब तक ये मार्केट जो है अब इंडेक्स लेवल पर सेल ऑन रैली है। इसमें कोई डाउट, देखिए एक ट्रेडर को ना स्थिति के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना होता है। आप एक परमा बुल या परमा बेयर नहीं बन के रह सकते। हमारा व्यू था एक कि मार्केट में भी थोड़ी सी और तेजी बाकी है, लेकिन एक क्लियर कट एक अब ये बन रहा है कि 20,000 तक गए हम, 19,992 तक गए और वहां से मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ है। हो सकता है वो मार्केट को अब 19,000 तक ले जाए, हर्षिता, पॉसिबल है। मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन से, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट दिया था 45,100 के ऊपर। अब बैंक निफ्टी जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि यहां पर हुआ क्या है, और आप बड़े से बड़े बैंक्स देखिए, HDFC बैंक देखिए, SBI देखिए, ICICI बैंक देखिए, और स्पेशली इवन जो बैंक्स जिनके नंबर्स आ चुके हैं वो देखिए आप, वहां पर स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब यहां पर अब मार्केट को डर लग रहा है कि ये जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे, ये वाकई में एक पीक अर्निंग्स थी इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब क्लियरली, अब जब तक आप ये वाली जो आज की बार इसको फिल नहीं कर देते, तब तक टेक्सचर जो है वो अनफॉर्चुनेटली सेल ऑन रैली का बन गया मार्केट। चलिए, मार्केट का टेक्सचर बदलता हुआ, और आज ज्यादा मंदी के ट्रेड्स, आपको स्क्रीन पूरी तरह से लाल दिखाई देगी। BSE के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस दरअसल नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए कहां वो शॉर्ट की पोजीशंस खुल गई हैं फिर? बहुत जगह हर्षता, और जहां पे आज सुबह स्ट्रेंथ थी उसकी वहां पर भी अब शॉर्टिंग हाई लेवल से विजिबल है। फॉर इंस्टेंस आप ओबरा रियल्टी को देखिए, आई मीन परसों इसकी अर्निंग्स थी, कल कोलैप्स हुआ, आज सुबह स्ट्रेंथ थी। इसको लीड करते हुए सारे के सारे काउंटर्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टिंग अब अगर आप कुछ काउंटर्स पर देखें तो वो यहीं पर ही है। आपकी स्क्रीन पे 1097 पे इंटरडे 1157 का हाई रहा, अब करीब करीब 97 पे ट्रेड करता हुआ, तो हायर लेवल से काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। उसके बाद आप देखिए इसी रियल्टी स्पेस पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, करीब करीब 13% बिल्डअप हुआ। DLF में 3.5% का बिल्डअप हुआ, सुबह शॉर्ट ट्रेड भी था ये, यहाँ शॉर्टिंग हुई है। बैंकिंग में PSU बैंक्स पे ज़्यादा आज शॉर्टिंग है, मतलब जो धड़ा ज़्यादा रिवॉर्ड लेके बैठा था, जैसे ही बैंक निफ्टी ने उस 45,300 के जोन को वॉलेट किया 20-डे मार्क को, उसके बाद सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग इनफैक्ट 10:30 से ही अगर आप देखें तो विजिबल है कैनरा बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लेके बैठे हैं। सेम इज द केस विद रेडियो स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल गुड्स में आज कमेंट्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। डिक्सन में सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, इनफैक्ट प्ले भी किया था हमने, और उसके बाद हार्ड लेवल से अगेन वही जो ओबरा रियल्टी में हुआ, 4.5% का शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे। और अदर्स में जिनको मैं अगर कंक्लूड करूँ तो बॉश में 23% का वाइल्ड ओआई बिल्डअप,
रैमको सीमेंट्स में सुबह स्ट्रेंथ थी लेकिन कोलैप्स हो गए, 10% का बिल्डअप। जेएनएफसी 10%, ब्रिटानिया 10%, एबी कैपिटल 19% और साथ ही साथ एमजीएल। ये सारे के सारे हर्षता वही काउंटर्स हैं जो सुबह काफ़ी ठीक ठाक थे लेकिन हायर लेवल से कोलैप्स होते हुए हायर लेवल्स पे अच्छे खासे शॉर्ट्स यहाँ पे ओपन हुए। हर्षदा जी हाँ, बिकवाली के ट्रेड्स कई सारे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मार्केट का टेक्सचर बदला है और सिर्फ भारत की ही नहीं बात है, ये अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं वो सेल ऑफ देखने को मिला है। वीरू ने स्टॉक्स मेंशन किया। आज मैं ट्रेंडिंग शेयरों के बदले आपको बताऊंगी कि ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति आज कितनी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आप देखिए हांगकांग, निकाई के मार्केट्स, ताइवान के मार्केट्स में कितनी मारकाट मची। 2.5% का नुकसान जापान में, 2.5% तक की गिरावट हांगकांग के मार्केट्स में और ताइवान का इंडेक्स भी करीब करीब 2% टूटता हुआ दिखाई दिया। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है एशियन मार्केट्स के हाल बुरे थे। उसके बाद ऑफ कोर्स भारत जब खुला हमारी भी वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप अब संकेत लें कि यूरोप में क्या हो रहा है तो वहां पर भी आज कोहराम ही मचा हुआ है। खुलने के साथ ही जर्मनी का मार्केट करीब 250 पॉइंट नीचे, फ्रांस के बाजार में 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान और फुटसी भी 133 अंकों की गिरावट पर ही कारोबार कर रहा है। और एक बार नजर डाल ली जाए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट से ही ये ट्रिगर आया है बिकवाली का। डाउ फ्यूचर्स कल के करेक्शन के बाद आज इशारा कर रहा है कि खुलेंगे तो 250 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर। नैस्डैक फ्यूचर्स 200 पॉइंट करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है और एस&पी फ्यूचर्स पर भी वो दबाव देखने को मिलेगा। अब इन ग्लोबल मार्केट्स में जो सेल ऑफ आया है उसकी बड़ी वजह रेटिंग एजेंसी फिच है, जहां पर उन्होंने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग में कटौती की। AAA से ये रेटिंग अब AA+ पर आई है और उसी के बाद हमने देखा एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। और इस तरह की स्थिति दरअसल लास्ट टाइम 2011 में देखी गई थी जब S&P ने सॉवरेन रेटिंग में कटौती की थी और वही डर दरअसल मार्केट में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे अनुज आप मेंशन कर रहे थे कि फिच के कहने पर मार्केट लास्ट टाइम कब टूटा था। नॉर्मली 3 क्रेडिट एजेंसीज पर नजरें रहती हैं। S&P ने कटौती की थी, अभी तक उन्होंने रिवर्स नहीं किया है। फिच भी आगे, अब देखना होगा मूडीज की तरफ से क्या आता है। कई सारे जानकारों ने आलोचना की है कि जिन फैक्ट्स को वो सामने रख रहे हैं शायद वो सही नहीं है या फिर ओवर एक्सट्रापोलेट किए गए हैं। ये क्या एक शॉर्ट टर्म पेन होगा या फिर ये लंबा खिंच सकता है प्रॉब्लम? हाँ हर्षदा, देखिए मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को तोल कर बोलूँगा क्योंकि जो भी हम कहते हैं वो काफ़ी मतलब लोग सुनते हैं ऑब्वियसली। यूएस मार्केट में खास तौर से जिस तरीके की रैली चल रही थी वहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको एक एक्सक्यूज़ चाहिए होता है एक करेक्शन का। और कई बार जो इवन जो बुल्स होते हैं ना वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे जी। वो खुद भले ही एक बार के लिए निकल जाएं और उस पर लोअर लेवल पर हर कोई बाय करना चाहता है। तो कई बार कुछ करेक्शंस मैन्युफैक्चर भी की जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो वाला मामला है, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई आज जिस तरीके से, मतलब अब क्यों, अब घटाने का क्या मतलब था। मुझे थोड़ा सा मतलब मामला जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पर। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये जो आज डिक्लाइन आई है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगे आपको 1 महीने के बाद। लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अभी के लिए तो एकदम से मार्केट में सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, अभी तो सब बाहर हो गए मार्केट से। यूएस की मार्केट खुद इतनी नहीं गिरी जितनी बाकी की मार्केट्स गिर गई। तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक हमारी मार्केट को शायद एक एक्सक्यूज चाहिए था, इसकी वजह से मार्केट गिर गया। और अगर आप 2-3 दिन में देखेंगे कि यूएस मार्केट खुद मूव ऑन करने को तैयार है तो हम भी शायद मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन खाली इस वजह से हम इतना गिरे। बाकी की भी ग्लोबल मार्केट में देख रहा था, ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक ही है। बाकी की 1-2 मार्केट थी जहाँ पे जैसे निके थी फॉर एग्जांपल, सुबह वहाँ पर एक अच्छा, लेकिन उसके खुद के इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर जापानीज मार्केट्स में। कॉस्पी, ताइवान वगैरह गिरे 2-2%, अमेरिका नहीं गिरा, बाकी मार्केट्स गिर गई। ये मतलब मुझे थोड़ा सा एड अप नहीं हो रहा है, मतलब मैं ये कहूंगा इसका। लेकिन देखते हैं कि आज अमेरिका फिर फाइनली किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। चलिए इस बीच हमारे जानकारों को भी जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं आज की गिरावट को वो मौका समझ रहे हैं तेजी की तरफ या फिर मंदी की तरफ। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह को जोड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रुचित जैन और साथ ही साथ चंदन तापड़िया जुड़ेंगे। 2:20 पर सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से भी रूबरू होंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के MD गुजराल साहब। 2:30 बजे फिर कल आने वाले नतीजे, और कल बड़ा दिन है, दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे जिसमें भारती, आयशर, लुपिन, सन फार्मा है। इस पर एक अपडेट लेंगे आशीष के साथ। 2:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे 4 का चौका।
सस्ता ऑप्शन चंदन तापड़िया को बताएंगे, राजेश सातपुते तैयार करेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, मानस से जानेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा देंगे गौरांग शाह। फिर एक लंबी लिस्ट ऑफ कोर्स वायदे बाजार की कंपनियों की भी है जिनके नतीजे कल आएंगे। उसमें से 2 स्पेसिफिक स्टॉक्स एमजीएल कमेंस पर बात करेंगे। सुमित से 250 पर लेकर आएंगे देवेंद्र चोकसी को बिग मार्केट वॉइस में, और 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स या एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तैयारी। बिल्कुल, तो आज थोड़ा ट्रेड्स भी लाइट रखेंगे क्योंकि मामला थोड़ा मार्केट का गड़बड़ा रहा है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय कोई ट्रेड बन रही है? एक्चुअली गुड आफ्टरनून टू यू। इतना गिरा हुआ है लेकिन देना तो पड़ेगा, शॉर्ट ही देना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग के ट्रेड्स मिल नहीं रहे, तो इसलिए शॉर्ट है। वो है टाटा मोटर्स, ट्रेड करा है 620 के आसपास, 630 का स्टॉप लगा है 10 रुपए का। चांसेस है कि 600 तक स्लाइड हो सकता है 20 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में हो सकता है। 1-2 दिन लग जाए, आज कल में हो जाए, लेकिन टाटा मोटर्स लगता है थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका ऑन द अपसाइड, एक स्लाइड की संभावना है टाटा मोटर्स। ओके, तो टाटा मोटर्स में बिकवाली का ट्रेड लेकर चले, 600 तक आ सकता है, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड 4% नीचे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न अगर आप समझे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 50 डे मूविंग एवरेज आज ब्रीच हो गया, उसके नीचे फिसला है, तो शायद अब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की तरफ जाएगा। तो यहाँ बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। आई थिंक 7200 के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर बिकवाली करिए। 70, माफ करिएगा, मैं स्टॉप लॉस टारगेट तो कंफ्यूज हो गया मैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7245 का। फ्यूचर में आप करंट लेवल्स पे बिकवाली कर सकते हैं और 7100 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो 7200 वाला पुट ऑप्शन है, वहां खरीदारी करिए। 200 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 174 के स्टॉप लॉस से 250 रुपए के टारगेट इस पुट ऑप्शन में भी आप रख सकते हैं। ओके, इस बीच चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, सुबह आपने दोनों शॉर्ट ट्रेड लिए थे, बहुत अच्छे रहे वो ट्रेड्स। अब बताइए आपका इस वक्त का ट्रेड क्या है शॉर्ट का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, देखिए मेरी नज़र है इंडसइंड बैंक पे। अगर आप इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो 1400 के आसपास का यहाँ पे एक सपोर्ट बेस था। 10-20 डे में का जो कन्फ्लुएंस था, जो सपोर्ट बेस हम देखते हैं, वो भी उसी लेवल के आसपास था और ये बेस टूटा है, तो दैट इज अ कंसर्न। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिक्विडेशन होगा और इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 1340 का। तो इंडसइंड बैंक को बेचे, स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। चलिए रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, बैंकिंग स्पेस में से ही सेल साइड पे ट्रेड है, लेकिन पीएसयू बैंक में से कैनरा बैंक हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस बढ़ सकती है। सारे के सारे फैक्टर्स देखें तो 20 EMA स्टॉक ने ब्रेक किया है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है प्राइस डाउन मूव के साथ पे। कॉल ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में कॉल राइटिंग काफी हुई है, तो आई थिंक सभी पैरामीटर्स को देख के लग रहा है कि ये करेक्शन और एक्सटेंड होगा यहाँ से। तो कैनरा बैंक करंट लेवल्स पे बिकवाली कर सकते हैं 333 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के 312 तक के टारगेट्स के लिए। एक और स्टॉक का सेल साइड की तरफ आता हुआ, और देखिए अब फाइनेंशियल्स में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था और वहीं पर दरारें आती हुई दिखाई दे रही है। तो कैनरा बैंक, इंडसइंड, बजाज फाइनेंस, 3 शॉर्ट साइड के ट्रेड इस समय। ऑफ कोर्स काबा साहब टाटा मोटर्स पर एक शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। गौरांग शाह हमारे साथ है। गौरांग, ऐसे दिन आपने खूब देखे हैं अपनी करियर में, बताइए आज का ये जोर का झटका धीरे से लगा है फिच के चलते, इसे आप कैसे पढ़ रहे हैं? और लार्जली इस डिप में बड़ी खरीदारी का मौका मिल रहा है, क्या उसे ऐसे अप्रोच करना चाहिए या फिर आप थोड़ा सावधान रहेंगे, सेटल होने देंगे मामले को और फिर नई खरीदारी में उतरेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आपने सही फरमाया, हमने और मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित काफी जो माननीय लोग हैं, हम सभी ने ऐसे दृश्य शेयर बाजार में इतिहास में कई बार देखे, और इस प्रकार की गिरावट देखने के बाद बुनियादी तर्क के आधार पर हम जैसे विशेषज्ञ तो इसको खरीदारी का मौका ही ढूंढते हैं यहाँ पर। और ये भी भूलना नहीं चाहिए, सेंसेक्स और निफ्टी का जो स्तर है वहां से जो आज की गिरावट भी अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल से, जैसे अभी अनुज भाई जिक्र कर रहे थे, 19,992 का ऊपरी स्तर बना था, वहां से जो अभी की गिरावट है 19,425 के आसपास। आप आंकड़ों में देखेंगे तो ये गिरावट आपको भारी दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको प्रतिशत में बदल देंगे तो आपको इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। और बेस देखे सेंसेक्स और निफ्टी का,
और अगर आपको मेरे ख्याल से 2.5-3% की गिरावट सर्वोच्च स्तर पर जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करीबन 2.5 या 3% की गिरावट है। अगर 2.5-3% की या 5% की गिरावट आपके पास शेयर बाजार में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना पड़ेगा अपनी निवेश की रणनीति को लेकर के। जो विकल्प मेरे पास आज है, वो ऊर्जा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जो कि मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों से काफी हरकत में था। और वहां पर हमने चुना है टोरेंट पावर को। बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी ये है और इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से सबसे साफ सुथरी बैलेंस शीट टोरेंट पावर की है। और मैं आपके दर्शकों को और निवेशकों को हमारे जो चैनल है सीएनबीसी आवाज के माध्यम के द्वारा यही कहूंगा कि ऐसे मौके होते हैं जब आपको आपके जो पसंदीदा स्टॉक है, जो आपकी शॉपिंग लिस्ट है, सस्ते मिल जाते हैं आपको और मेरे ख्याल से निवेश का बहुत बड़ा मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही वैसे गौरांग ने एक चीज़ की अब पॉइंट्स के हिसाब से और पहले वो बात अलग थी जिसमें 300 पॉइंट निफ्टी अभी 1.5% गिरा है, हालांकि आज लगा है झटका वैसे और जोर का झटका जोर से ही लगा है आज तो हश्ता वैसे 2% नीचे। आज सबसे ज़्यादा क्लिप जो वायरल हो रही है वो जो स्कैम 1992 वाली सीरीज थी उसमें वो बोलते हैं ना कि आज से पहले मार्केट को कभी गिरते हुए नहीं देखा क्या, तो वो एग्जैक्टली हर कोई उसी को भेज रहा है कि क्या पहले नहीं गिरा क्या, मार्केट पहले भी गिरा है और ठीक है क्या गिरा है, कुछ दिन संभलेगा उसके बाद वापस खड़ा हो जाएगा, ये मार्केट का दस्तूर है। लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरीके से डिक्लाइन आई है, लेकिन एक चीज़ है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ठीक है, मार्केट गिरा आज, सुबह स्टॉप लॉस भी हिट हुए लोगों के, लेकिन उसके बाद मार्केट ने आपको शॉर्ट ट्रेड भी दी। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं दी। हमने जो डिस्कशन किया था कि 19,563 के नीचे निफ्टी में शॉर्ट ओपन होगा और 45,100 के नीचे बैंक निफ्टी में शॉर्ट ओपन होगा, तो इवन वहां से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा और निफ्टी में आराम से आपको 120-125 पॉइंट शॉर्ट साइड पे भी मिले। तो अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से तो खैर वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो 300 पॉइंट नीचे इस समय। और मिड कैप इंडेक्स देखिए एक बार जरा, मिड कैप इंडेक्स तो अब पता नहीं एक्सपायरी का इम्पैक्ट है या नहीं, लेकिन एकदम से मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आ रही है और कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर इस समय आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी। पीएसयू बैंक्स क्लियरली लीड कर रहे हैं उसको, कैनरा बैंक करीब करीब 5-5.5% नीचे इस समय, और उसके अलावा आप इनमें जोड़ दीजिए कुछ पिरामल, टाटा केमिकल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे स्टॉक्स। गौरांग जी गुड आफ्टरनून। पीएसयू बैंक्स यहाँ पर क्या व्यू होगा, कोई स्टॉक इस डिक्लाइन में लेना पसंद करेंगे एसबीआई के अलावा? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक और नतीजे इस हफ्ते आएंगे अगर मेरी जानकारी सही है तो स्टेट बैंक को छोड़कर मेरे ख्याल से कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर किसी के पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत और ऊपर की तरफ है तो मैं पीएनबी का नाम भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। परिवर्तन हो रहा है अनुज, बैलेंस शीट में ये साफ दिखाई दे रहा है और मात्र सिर्फ इस तिमाही में नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष के जो नतीजे थे तिमाही, वहां पर भी ये छवि आपको साफ सुथरी दिखाई दे रही थी और हमें लग रहा है कि ये जो सुधार है अब धीरे धीरे करके आने वाली तिमाही के नतीजों में और होता हुआ दिखेगा। और जैसे मैंने बताया, ऐसे बाजार में अच्छे शेयर्स में आपको मौके ढूंढने चाहिए निवेश करने के लिए, तो ये 3 नाम हमें पसंद आता है। एसबीआई तो है ही हमारी खरीदारी की सूची पर। अच्छा, पीएनबी हो गया, एसबीआई आपकी प्रेफर्ड बाय की लिस्ट में है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक लेके आइए एक बार। एचडीएफसी बैंक अभी भी अपने 100 डिमा पे ट्रेड करता हुआ, यानी अगर मैं पॉइंट्स के लिहाज से एक इंट्राडे कंपैरिजन करूं, एचडीएफसी बैंक का परसों का लो भी यही था एग्जैक्टली, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल पुल बैक लिया, करीब करीब कल 1664 तक गया था। आपकी राय क्या कहती है मानस? अब एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। लगभग ये जो निफ्टी बैंक के आज 800 पॉइंट उड़े हैं उसमें एचडीएफसी बैंक का रत्ती भर कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका व्यू, एचडीएफसी बैंक की कोई पुट सिक्योर करनी चाहिए या फिर शॉर्टिंग का व्यू, क्या तर्क है आपका एचडीएफसी बैंक पे मानस? जी, तो देखिए शॉर्टिंग का ही व्यू रहेगा क्योंकि स्टॉक जहां मेरे ख्याल से पिछली दो बार इसने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन इस बार एचडीएफसी बैंक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है। तो यहाँ पर आई थिंक बिल्कुल एक पुट साइड पे आप खरीदारी कर सकते हैं और एट द मनी पुट ऑप्शन ही लेंगे, 1640 वाला पुट ऑप्शन, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस 18 रुपए का है, लेकिन ऊपर की तरफ 35 रुपए से 40 रुपए तक के भाव आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं बस सिर्फ एक वो डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया है इन एक दिग्गज स्टॉक फ्यूचर के बारे में और उसके इंडेक्स में
उसको प्ले करने की बात कर रहा था। राजेश जी, अब एक थोड़ा सा तर्क वहाँ पे या फिर बात उस स्टॉक की करते हैं जहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहिए या फिर प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए या फिर प्रॉफिट्स को एटलीस्ट लॉक कर लेना चाहिए कहीं पर। लेट्स ब्रिंग BHEL, इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला, मतलब 3 अप्रैल को इसका भाव था 67 और इसका इंट्राडे हाई रहा परसों का लगभग 107, अभी भी 1995 पे है। आज फर्स्ट डे ऑफ रिवर्सल, फर्स्ट डे ऑफ टेंडेमा ब्रीच। एक रीजनेबल एग्जिट पॉइंट क्या होगा अगर मैं अच्छा पैसा कमा चुका हूँ, और एक रीजनेबल स्टॉप प्रॉफिट पॉइंट क्या होगा आपके मुताबिक? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप भेल की बात करें तो भेल का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो तो आपको एक इवनिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखता है, और ये जो फॉर्मेशन होता है उसके लिहाज से यहाँ पे अपसाइड अभी रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन है तो उसको स्क्वायर ऑफ करिए। 100 के आसपास पुट राइटर खड़ा है जो ट्राई करेगा भेल को प्रोटेक्ट करने की कि चलो 100 का लेवल हम इसको डिफेंड करेंगे और फिर से एक बार के लिए स्ट्रेंथ को दिखा देंगे, लेकिन चांसेस है कि 100 निगेट हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा प्रेशर माउंट होगा 90 तक। तो भेल में अगर आपकी पोजीशन है तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे आप एग्जिट करिए, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि फिलहाल के लिए तो वेट करें, लेट दिस करेक्शन, लेट दिस फॉल गेट्स ओवर। 100 के आसपास 90 के आसपास मुझे लगता है फिर से भेल में चांसेस बनेंगे। 88-90 ये इसका सपोर्ट है पोजिशनली। 88-90 सपोर्ट लेवल है, उस पर आपने ज्यादा ध्यान देना है इस समय। उम्मीद है कि रिट्रेस करेगा ये स्टॉक का इस बिकवाली से जब भी हम उभरेंगे। अच्छा, इस घंटे एक बार निफ्टी पर दोबारा नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि 19,432 के आसपास का लो इसने बनाया अभी पूरे 300 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है। 800 पॉइंट से ज्यादा नीचे अब निफ्टी बैंक आ चुका है, और मिड कैप में भी उतनी ही गिरावट है जितनी आपकी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। तो वहां पर कट्स जो है वो ज्यादा डीपन होते हुए कुछ देर पहले टाटा मोटर्स पर गाबा साहब ने एक शॉर्ट व्यू दिया, और वहीं पर सबसे ज्यादा बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस घंटे। वैसे मेटल्स में भी प्रेशर बढ़ गया है। टाटा स्टील में सबसे ज्यादा कट्स देखने को मिले थे, लेकिन JSW स्टील में बिकवाली बढ़ गई है, हिंडाल्को में बिकवाली बढ़ गई है। रुचित, हिंडाल्को और JSW स्टील का चार्ट देखिए, क्या यहाँ पर भी नया शॉर्ट खोला जाए? आई थिंक मेटल्स देखेंगे तो काफी रिलेशन डॉलर इंडेक्स के साथ भी रहता है। हम जब देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स में से कोई भी पुल बैक मूव्स आते हैं तो इनमें अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। सो 99 के आसपास हमने रिसेंटली डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखा था। वहां से ऑल्दो मैं कहूंगा ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ऐसा नहीं कि डॉलर इंडेक्स बॉटम हो गया, बट एटलीस्ट ये जो टेम्पररी पुल बैक मूव आ रहा है उसका इम्पैक्ट सर्टेनली मेटल स्टॉक्स पे रहेगा। तो विद इन द मेटल स्पेस आई थिंक सबसे हाई बीटा नेम जो है जिंदाल स्टील, JSW स्टील जैसे स्टॉक जो हाई बीटा नेम्स है उनमें थोड़े करेक्शंस आएंगे तो और एक्सटेंड होंगे। सो 780 तक के लेवल्स JSW स्टील में आ सकते हैं नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो 820 का स्टॉप लॉस, 780 के पहला टारगेट्स और उसके नीचे भी 768 के नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी काम करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं। और EMS स्पेस में काफ़ी ट्रैक्शन रहा है, काफ़ी नई लिस्टिंग्स भी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिरमा की हम बात कर रहे हैं, इसकी भी लिस्टिंग रिसेंटली हुई थी ऑब्वियसली। इसके नंबर्स काफ़ी मजबूत रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 54% और मुनाफा 66% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव आया है। और इस बार के नंबर्स पर और आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिरमा SGS के MD JS गुजराल जुड़ गए हैं। गुजराल साहब, गुड आफ्टरनून। नंबर्स अच्छे रहे। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार। नंबर्स अच्छे रहे आपके काफ़ी, लेकिन यहाँ से आगे क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे आप? देखिए, हम जो बिजनेस मॉडल लेके चले हैं उसमें हमारा जो एक एम्फेसिस है कि हम इंडस्ट्री ग्रोथ रेट या इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रो करें। तो अभी पिछले 4-5 क्वार्टर से हम वो सस्टेन कर पा रहे हैं, और अभी जुलाई में भी हमारी ग्रोथ अबाउट 46% कंपेयर टू जुलाई ऑफ 2023 हुई है। तो हमारा मानना है कि जैसे आज के माहौल है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेक इन इंडिया का, चाइना +1 का, और जो हमारा एक बहुत ही डी रिस्क पोर्टफोलियो है, हम किसी एक वर्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी रेवेन्यू के ऊपर। कोई एक हमारा कस्टमर हमारा कोई 70-80% का नहीं, तो हमारा कस्टमर 12-15% ज्यादा कोई भी कस्टमर नहीं होता। तो हमें व्हाट यू कॉल कॉन्फिडेंस है कि गोइंग फॉरवर्ड हम ये टेम्पो ऑफ ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे। मार्जिन्स पर गुजराल साहब मैं थोड़ी सी सफाई चाहती हूँ, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स में इस बारी लगभग 600 बेसिस पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है।
ये किस वजह से है? क्या ये वन ऑफ है या फिर आपको लग रहा है ये पेन थोड़ा सा और समय के लिए जारी रहेगा? इसमें दो पहलू है। जो डिप इन ग्रॉस मार्जिन है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि हमारा हेल्थ केयर बिजनेस जो एक्सपोर्ट का था, वो एक वेरी हाई मार्जिन बिजनेस था। और आपके कंटेक्स्ट के लिए Q1 पिछले साल में हमने इसका 55 करोड़ का बिजनेस किया था। Q4 ऑफ 23 में इसका हमने 45 करोड़ का बिजनेस किया था। वो जो 45 करोड़ का बिजनेस कि आगे बढ़ेगा। लगता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उस लिंक को दोबारा से दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट आया था और जैसे गुजराल साहब कह रहे थे कि हेल्थ केयर बिजनेस पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और उसका असर। प्लीज कंटिन्यू गुजराल साहब। जो हेल्थ केयर बिजनेस है हमारा, वो Q4 से देखे तो 30 करोड़ का एक क्वार्टर में कम हुआ। अगर Q1 से कंपेयर करूं पिछले साल से, तो 40 करोड़ से कम हुआ। और ये हमारा हाई मार्जिन बिजनेस, जिसमें ग्रॉस मटेरियल मार्जिन ऑलमोस्ट लाइक 45% है। तो ये एक वन ऑफ एब्रेशन फॉर द क्वार्टर है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जुलाई के महीने में हमने ऑलरेडी 10 करोड़ का हेल्थ केयर का बिजनेस कर दिया है, और इस क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 30 और 35 करोड़ के बीच में जाके कहीं रुकेगा, और आगे इसके ऊपर इसकी बढ़ोतरी होगी। सो वन फैक्टर जो ग्रॉस मार्जिन को कम किया, वो ये फैक्टर था। दूसरा, Q1 हिस्टोरिकली लो क्वार्टर होता है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ सेल ऑफ द एनुअल सेल इज इन Q1, whereas Q3 में इट गोज अप टू 30%। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की जाती है तो वो खर्चे तो बांधे जाते हैं। तो जब सेल डिप होती है, वो खर्चे इमीडिएटली कम नहीं हो सकते जब आगे की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर मैं कंटेक्स्ट में कहूं, हमारा ओवरहेड खर्चा पिछले उसमें Q4 में 15% था, इस बार 19% हो गया, बिकॉज सेल मार्जिन में सेल कम हुई है। बिकॉज Q1 हिस्टोरिकली लो रहता है, Q2 में सीजन बढ़ता है, फिर फेस्टिवल सीजन होता है, फिर ईयर एंड सीजन होता है। तो ये दो फैक्टर्स, लोअर सेल बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकली लो Q1 एंड लॉस ऑफ हेल्थ केयर बिजनेस, इन दो फैक्टर्स करके हमारा जो ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है, ये दो फैक्टर्स का। गुजराल साहब, क्योंकि आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, ऑटो साइड पर आपका मैं इंडस्ट्री मिक्स देख रही थी, वहां पर काफी तगड़ी डिलीवरी देखने को मिल रही है, एंड सेम फॉर कंज्यूमर सेगमेंट। ये क्या आप मेंटेन कर पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, जो ग्रोथ इन दोनों सेगमेंट्स में नजर आई है? वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, इसमें हमें काफी कॉन्फिडेंस है। हमारा ऑटोमोटिव में एक बहुत डोमिनेंट फुटप्रिंट है, और ऑटोमोटिव में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है वो इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव की आ रही है, और उसमें हम काफी अच्छी तरह बिजनेस कर रहे हैं। अबाउट 50% हमारा जो रेवेन्यू ऑटोमोटिव का आता है, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से आता है। कंज्यूमर में भी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और जो जुलाई में भी हमने किया है, वो ग्रोथ सस्टेन हो रही है। ओके गुजराल साहब, हिस्टोरिकली एक चीज़ देखी गई है कि आपने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिच करने के लिए, जोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक्विजिशंस काफ़ी ज़्यादा किए हैं। आपने TSG टेक्निक्स को, परफेक्ट ID को एक्वायर किया था। अब फिलहाल आपकी नज़र, और इनफैक्ट आप 51% स्टेक आप पिक कर रहे हैं जवाहरी डिजिटल हेल्थ केयर पे, जो कि एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है, टेक्नोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये एग्जैक्टली इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और आपकी टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूट करेगी, और क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट बाय आउट करेंगे आप? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि जब भी हम टाई अप करेंगे या मर्ज करेंगे या एक्वायर करेंगे, उससे कंपनी को बोथ टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ये तो दो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो गए, बट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक्नोलॉजी ऑफरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। जब हमने पहले परफेक्ट ID एक्वायर किया था, क्योंकि उसके पास अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग्स थे जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं थे। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बढ़ता हुआ और बहुत ही ल्यूक्रेटिव एरिया है, हमारे पास उसमें ऑफरिंग कम थी। प्लस जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होते हैं FDA वगैरह के, उसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसको नजर में रखते हुए हमने इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया, इसके प्रमोटर्स को मिले, और काफी लंबी अर्जे तक
5-6 महीने हमारी डिस्कशन रही, हमने बिजनेस को समझा, प्रमोटर्स को समझा, और फिर हमने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया कि हम इसका 51% शेयर का लेके हम इसको कंट्रोल करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी जो इन कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, वो ये कंपनी को एज फ्रंट एंड मैनेजर्स चलाएंगे। सिरमा की जो ग्लोबल रीच है, जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, उसके साथ इन प्रमोटर्स की टेक्निकल कॉम्पिटेंस का जो मिश्रण होगा, दिस कॉम्बिनेशन विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन टू ग्रो द बिजनेस। नाउ जहां तक टॉप लाइन का कंसर्न है, इस कंपनी ने पिछले साल मार्च 23 में 160 करोड़ के करीब का रेवेन्यू किया है और पिछले 2 साल से 70-80% की ग्रोथ रेट पे बढ़ी है और अबाउट 58 करोड़ का इसका एबिटा था। तो वेरी हाई एबिटा कंपनी है। आगे जाते हुए हम मानते हैं कि वंस पूरा ये मतलब जब हम इसका डेफिनेटिव एग्रीमेंट के बाद एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद इन कमिंग इयर्स हमारी जो ग्लोबल रीच है, हमारी जो ग्लोबल प्रेजेंस है, हमारे ऑफिस है अमेरिका में, हमारे ऑफिस है यूरोप में, जर्मनी में, उसके साथ इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम और ज्यादा वॉल्यूम में ग्रो कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म में 25-30% की ग्रोथ आती रहेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको हम एक सेपरेट, बहुत ही उमदा कहने के लिए वर्टिकल बनाएंगे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके गुजराल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको। चलिए, ये बात हो गई सिरमा की। थोड़ा मार्केट पर वापस फोकस करते हैं। कुछ स्टॉक्स जहां पर अब अच्छी खासी करेक्शन हो रही है, उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस 6% नीचे अब, डे लो पर, एग्जैक्ट डे लो पर, BHEL यहाँ पर भी डे लो, NMDC मेटल्स में तो आज अच्छी खासी खैर एक्चुअली सेलिंग है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी, बहुत हल्की सी रिकवरी जरूर है, लेकिन मार्केट में है तो खैर सेलिंग प्रेशर ही। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर एटलीस्ट एक थोड़ी सी सेम्बलेंस ऑफ होप है। डिवीज लैब्स फॉर एग्जांपल, डिवीज लैब्स में आज सुबह भी एक एक्चुअली सचिन ने लॉन्ग कॉल दिया था, वहाँ पर टारगेट्स हिट हुए थे, तो वो एक आउट परफॉर्म कर रहा है। प्लस थोड़ी सी डिफेंसिव बाइंग है, लीवर यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप है, लेकिन मार्केट तो वीक ही है इस समय, कोई डाउट नहीं है इसमें। गाबा सर, तो ऐसे में थोड़ा डिफेंसिव जाया जाए, अगर कुछ लेना हो तो फार्मा, FMCG जैसे स्टॉक्स पर ही फोकस किया जाए। मेरिको, HUL, नेस्ले, ये 3 लग रहे थे थोड़े ये डिफेंसिव बेट है, तो आई थिंक नेस्ले पर ध्यान दे सकते हैं। ट्रेड करेक्ट 22,740 पर 22,600 का स्टॉप लगा कर चले नेस्ले में, तो मुझे लगता है 23,000 पार कर लेगा, 23,500 भी जा सकता है। तो यस, डिफेंसिव बेट है और लगता है इसमें शायद एक छुपने की जगह है नेस्ले। बिल्कुल, 6 महीने में अब ये बिगेस्ट फॉल है मार्केट की एक सिंगल डे की, तो ये थोड़ा सा करेक्शन जो है आज थोड़ा डीपन हुआ है, और स्पेशली वो लेवल्स जो टूटे 20 डे एक्सपेंशन हुए हैं एवरेज, वहाँ से एकदम से मार्केट ने, शायद एल्गो ट्रेड रहा है जो भी रहा, लेकिन एकदम से डिक्लाइन काफ़ी अच्छी खासी आई। चलिए फिर हर्षिता आशीष के पास चलें फिर। जी हाँ, तैयारी करते हैं कल के नतीजों की। अनुज, एक तरफा हम बस इस तलवार को नीचे ही फिसलता देख रहे हैं, लेकिन कल बड़ा दिन होगा। भारती जैसे नंबर्स आएंगे, लुपिन के नंबर्स आने वाले हैं, सनफार्मा के नतीजे आएंगे, आयशर के नंबर्स आएंगे। तो आशीष ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की है, तैयारी की है कि किस तरह से स्टॉक्स लार्जली परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। शुरुआत भारती से। बिल्कुल ठीक। कल एक्चुअली 3 निफ्टी के नंबर्स, वाकई इंपॉर्टेंट दिन होगा। पहला भारती एयरटेल, ठीक है, इसका 1 साल का चार्ट उठाइएगा, बहुत बढ़िया मूव्स भारती एयरटेल एंजॉय कर रहा है। इनफैक्ट जब लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे, उस दिन से लेकर अब तक भी 12.5% का पिछले 3 महीनों में उछाल डिलीवर कर गया है। क्या एक्सपेक्टेड है? सीक्वेंशियली देखते हैं हम टेलीकॉम कंपनीज के नंबर्स, तो क्यू ऑन क्यू आय करीब 1.5% बढ़ेगी, उसके सामने इबीटा 0.9% या कहिए 1% बढ़ेगा। आय 1.5%, इबीटा 1%, यानी कि मार्जिन हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। भारती के केस में करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का हल्का सा मार्जिन पे शायद दबाव, और मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे करीब 11% का हिट। अब इसके ऑलरेडी अफ्रीका बिजनेस के नंबर्स हमारे सामने, जो उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस था। अफ्रीका का एयरटेल रेवेन्यू 0.3% क्यू ऑन क्यू बढ़ा था और मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़े थे। उससे पहले के ये सब एक्सपेक्टेशंस आए हुए हैं ऑलरेडी कंसोलिडेटेड एंटिटी के। तो एक सवाल, क्या ये अच्छे
अफ्रीका नंबर्स के दम पर थोड़ा सा बीट दे सकता है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, इंडिया रेवेन्यू करीब 3.25% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगा, जिसमें से कुछ अंश होगा लार्जली वो सब्सक्राइबर ऐड जो कर रहे हैं, ये और जियो मिलकर, और वोडाफोन लूज कर रहा है, उसका फायदा मिल रहा है इनको, प्लस 0.8% उस ग्रोथ में आरपू का होगा। जहां तक भारती के सब्सक्राइबर एड्स की बात है, अप्रैल और मई के बीच में करीब 1.5 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े थे। आरपू वो नंबर शायद 198 पे नजर आया आपको वर्सेस 193, यानी कि क्यू ऑन क्यू 2.5% का इंप्रूवमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पहला पूरा क्वार्टर होगा जब वो एंट्री लेवल टैरिफ हाइक जो करे थे उसका फायदा भारती को मिलेगा, इसीलिए आरपू भी अच्छे जंप करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है भारती, और भारती वो कंपनी थी जिन्होंने कहा था कि आरपूज में आगे और भी बढ़त देखने को मिलेगी। एक बार स्टॉक लेकर आइए, स्पेशली पिछले 3 महीनों में इसने क्या डिलीवर करके दिया है। 12 महीनों का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 28% के रिटर्न्स बने हैं। स्लो रहा है लेकिन स्टेडी गेन्स देखने को मिले हैं इसमें। मानस, भारती एयरटेल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्टॉक पर अब? देखिए 900 रुपए पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखने लगा है, क्योंकि जब गिरावट देखने को मिली है आज, तब स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो आई थिंक एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 860 रुपए है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एक शॉर्ट कॉल ली जा सकती है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 890 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 860 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई भारती एयरटेल की। यहाँ पर नंबर्स कल एक्सपेक्टेड है, स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है वैसे। आशीष, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक? आयशर मोटर्स, उसके बाद दोनों फार्मा स्टॉक्स एक साथ बता दूंगा। आयशर मोटर्स, ये तो हम जानते हैं भाई, अच्छे बाजार में भी स्टॉक हिचकोले खा रहा है। मेरे ख्याल से अपने ईयर हाई से ऑलमोस्ट 15% का दबाव ऑलरेडी झेल चुका है। जो पता है हमको वो उससे शुरुआत करता हूं। हमें पता है कि इस क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ थी, क्योंकि कुल मिलाकर रॉयल इनफील्ड की सेल्स 22% का साल दर साल जंप डिलीवर करेगी। मंथ ऑन मंथ के नंबर्स को जोड़ेंगे तो यही मिलेगा आपको। हाँ, जो स्टॉक में दबाव है वो कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने का डर है। जहां तक एक्सपेक्टेशन है, आय करीब 14.25% बढ़ेगी। कुछ हद तक वो सप्लाई साइड चैलेंजेस ईज ऑफ हो रहे हैं, उससे प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहे हैं, उसका फायदा रेवेन्यू पे आएगा। EBITDA 14.5% बढ़ेगा। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस केस में अच्छी बात होगी वॉल्वो आइशर का, वो जो इनका सीवी वाला पार्ट है बिजनेस का, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, क्योंकि सीवी वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, हमने देखा था इंडस्ट्री वाइड, प्लस डिस्काउंट जो दिए जा रहे हैं वो मार्केट प्लेस में मॉडरेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहां के मार्जिन सीवी बिजनेस के इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल मार्जिन लार्जली 24 से 25 के बैंड के आसपास स्टेबलाइज होंगे और मुनाफा करीब 38.5% बढ़ेगा। यह है आयशर मोटर्स। आयशर की हमने देखा है बिक्री के आंकड़े भी जुलाई के महीने वाले ठीक थे। रुचित, आपकी अप्रोच आयशर पर क्या रहेगी? क्योंकि ये जब हीरो और ट्रायम्फ की डील, हाल ही की डील हुई और बजाज ट्रायम्फ की डील हुई, वैसे ही स्टॉक अपने आप करेक्ट हो चुका है। जी अर्षदा जी, अगर ये जो रिसेंट करेक्शन आया है सब न्यूज अनाउंसमेंट्स के बाद में, करेक्शन में वॉल्यूम्स काफी हाई हुए हैं, और जो पुलबैक हमने लोअर लेवल से देखा है, पुलबैक में इतने ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि करेक्शन पे बड़े वॉल्यूम्स, प्राइस अप मूव्स में इतना पार्टिसिपेशन नहीं आना, सो आई थिंक ये सब थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दे रही है। और आई डोंट थिंक ये स्टॉक में कुछ सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड आगे चल के एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर तक हमें भी देखने मिलेगा। सो मेरी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी, कोई बॉटम फिशिंग यहाँ पे मत कीजिए। आई थिंक विद इन द ऑटो स्पेस जो ट्रेंडेड फेज में है, तो आई थिंक वहां पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कोई भी डिक्लाइंस पे कंपेयर टू आयशर मोटर्स। चार्टिकली अभी भी कमजोर है, क्योंकि जो रिकवरी आई है वो उतने मजबूत वॉल्यूम्स पर नहीं आई जितनी शायद वॉल्यूम्स हमने गिरावट पर देखे थे। 3600 से करेक्ट होकर वो स्टॉक 3100 3000 की तरफ जा रहा था, अब फिलहाल 3300 के आसपास है। चलिए अब फार्मा कंपनियों की बात, सन फार्मा और साथ ही साथ लुपिन। आशीष, अच्छा, हार्ले से याद है, कल आखिरी दिन है सस्ते में अगर बाइक बुक करनी है आपको, ऑनलाइन बुकिंग। अच्छा, दोनों फार्मास्यूटिकल मेजर्स, सन फार्मा निफ्टी का हिस्सा, उससे शुरुआत करता हूं। एक्सपेक्ट करिए कि अच्छा सिंगल हाई डिजिट का आंकड़ा आएगा ग्रोथ का। लार्जली ब्रोकरेजेस 6 से 9% का अनुमान ला के बैठी है। सीएनबीसी आवाज और नेटवर्क का पोल कहता है 7% के आसपास आय में उछाल देखने को मिलेगा। और इनका लार्जली वो जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो अमेरिका में और बाकी बाजारों में, वो लार्जली यहां पे कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, जब आंकड़े आते हैं तो बिक्री के तो ओवरऑल देखते हैं सब लोग, यूएस के आंकड़े ज्यादा देखते हैं, यूएस का परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां से बीच में आपको याद हो खासी दिक्कतें आई थी अक्रॉस फार्मा।
तो यूएस सेल्स क्यू ऑन क्यू एक्सपेक्टेड है कि 2.25 से 8% के बीच, यानी कि पिछले क्वार्टर था 430 मिलियन का आंकड़ा, 440 से 465 मिलियन डॉलर्स ये इस समय एक्सपेक्टेशन लगे बैठे हैं। और यूएस में खास तौर पे रेवेन्यू मोमेंटम जो पिकअप होगा, सेल्स पिकअप होंगी, वो इसीलिए क्योंकि वो जो कैंसर ड्रग रेवलिमिड है उसके जेनरिक का उससे कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा। इबिटा में 3.5 पौने 4% का उछाल, मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। तो भाई स्पेशलिटी बिजनेस अच्छा कर रहा होगा, उससे मार्जिन्स इंप्रूव होने चाहिए थे, पर कहा जा रहा है, ब्रोकरेजेस ये मान रही हैं कि हायर R&D स्पेंड्स होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और रेमिडिएशन चार्जेस जो यूएसएफडी के साथ इश्यूज आ रहे हैं उस पर खर्च हो रहा होगा, इसीलिए मार्जिन्स थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, दबाव में नजर आएंगे। मुनाफा 8% बढ़ेगा, पर ये 8% के आंकड़े में मत जाइए भाई, 5% से लेकर 15% तक ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऑल ओवर द प्लेस है मुनाफे का आंकड़ा, इसके बीच का मीडियन के आसपास ले लिया 8-9%। कमेंट्री क्या रहेगी मैनेजमेंट की हलोल के इंपोर्ट अलर्ट को लेकर, वो मोहाली की कंसेंट डिक्री को अपडेट्स क्या है, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो की सेल्स के, अच्छा ये सब छोड़िए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये पोल जब आए और अब जब नंबर्स आने लगे, उस बीच में इसके आम टैरो के नंबर्स आ चुके हैं। टैरो के नंबर्स खासे वीक थे, सेल साल दर साल केवल 1.5% बढ़ी थी, ऑपरेटिंग लॉस हुआ था। अब ये कंसोलिडेटेड में 4 से 5% के आसपास टैरो कंट्रीब्यूट करती है, तो जो भी एक्सपेक्टेशंस लगाए होंगे ब्रोकरेजेस ने उसमें 4-5% नॉक ऑफ तो टैरो के अंडर परफॉर्मेंस के चलते होगा, ये ध्यान रखिएगा। ल्यूपिन वायदा बाजार का एक एंटिटी, और इसका खैर साल भर का चार्ट तो गजब का है, इस पर सीएनबीसी आवाज में बहुत बातचीत हुई है और ताबड़तोड़ तेजी इसमें देखने को मिली है। नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे, पर वो इसीलिए भी लगेंगे क्योंकि बेस बहुत कमजोर था जिस पर ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस है, यानी कि पिछले साल Q1 में आय 12% गिरी हुई थी, मार्जिन्स गिर के केवल 6% पे थे और इसको 90 करोड़ का लॉस हुआ था। उस कमजोर बेस पे बहुत अच्छे नंबर्स नजर आएंगे। आय 22% बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यूएस मार्केट इनका भी अच्छा करके देगा और इनके जो खास इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसमें लिमिटेड कंपटीशन हुआ है, उसका फायदा मिलेगा। जहां तक स्पेसिफिकली यूएस के सेल्स के नंबर्स की बात है, 2.25 से 4% का उछाल क्यू ऑन क्यू शायद देखने को मिले। मार्जिन्स इनके केस में वही वो 6% वाले मार्जिन्स वापस फट जाएंगे और 14% के आसपास नजर आएंगे। वैसे ऐसा नहीं कि साल दर साल, इवन क्यू ऑन क्यू 13% से मार्जिन्स बढ़ के 14.1% पे, तो दोनों तरफ से मार्जिन्स अच्छे एक्सपेंशन डिलीवर करेंगे। और ये मार्जिन्स का तगड़ा एक्सपेंशन के पीछे एक रीजन भी समझिए, इनकी एक माइलस्टोन इनकम आनी थी जो इन्होंने ऑन्कोलॉजी का मॉलिक्यूल लाइसेंस किया था $25 मिलियन का, और वही आपके ऑपरेशनली परफॉर्मेंस को सुधारता हुआ नजर आएगा। घाटे से 89 करोड़ का घाटा था, उससे मुनाफा नजर आएगा आपको 232 करोड़ का। तो ऑन द फेस ऑफ इट सॉलिड, बहुत अच्छे नंबर्स लगेंगे, पर हाँ बेस बहुत कमजोर था। बिल्कुल, बेस बहुत कमजोर था लुपिन का, लेकिन देखते हैं अब कितना ऑलरेडी प्राइस इन है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। आशीष शुक्रिया। गौरांग जी, लुपिन और सन फार्मा दोनों पर क्या व्यू होगा आपका? तो लुपिन मेरे ख्याल से जो रनअप हमने देखा है अनुज, वो पर्याप्त है। यहाँ से और ऊपर के तरफ के दायरे मुझे बहुत सीमित लग रहा है और हमारे लक्ष्य के करीब है लुपिन। सन फार्मा पर हालांकि खरीदारी की राय बरकरार है। अगर आंकड़ों को लेकर के कुछ असमंजस परिस्थिति होती है और नीचे के तरफ के दायरे दिखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो खरीदारी का एक बहुत बड़ा मौका। चलिए, मार्केट बैंक निफ्टी में बहुत मामूली से रिकवरी आई, बहुत मामूली से, और निफ्टी में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अब थोड़ा कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की। रिलायंस हो गया, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो गया, आईटीसी हो गया, ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आपको दिखा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगी आपको स्क्रीन पर, क्योंकि लेकिन आईटीसी में तो खास तौर से जिस तरीके से थोड़ी सी रिकवरी बनी है यहाँ पर। लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि वीरो कि आज के प्राइस एक्शन ने मार्केट का टेक्सचर चेंज किया है, और अब देखते हैं कल से, लेकिन कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा अपने, जैसे कहते हैं ना, वुंड्स को वो ठीक करने की कोशिश करेगा। आज गहरी चोट लगी है मार्केट में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में वीरो। बिल्कुल बिल्कुल गहरी चोट लगी अनुज, और दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़े डिफरेंशियल से अपने निफ्टी बैंक को तोड़ दिया। और इनफैक्ट निफ्टी बैंक का जो 50 डेमा था, वो आप कह सकते हैं कि एक ही किश्त में, जैसे कहते हैं ना, एक ही ब्रीच में 20 डेमा की आपने वो भी विजिट कर लिया मोर और लेस। बैंक निफ्टी का जो 50 डेमा था वो था 44,661 पे, और आज का लो लगा 44,720, यानी समझ लीजिए कि करीब करीब 60 पॉइंट के फ्रैक्शन से आप निफ्टी बैंक पर भी
50 डेमा छू के आ चुके हैं। चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, मेरे ख्याल से इस बाजार को, इस स्ट्रक्चर को निफ्टी बैंक ने अब तक 20 डेमा ने बहुत खूबसूरती से सिक्योर करके रखा था। निफ्टी बैंक में एक फॉल्स ऐसा ही ब्रेकडाउन हमने जून 20 को भी देखा था। हम गए थे 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को छू के आए थे, बट निफ्टी ने बहुत क्लियरली अपने आप को 20 डेमा के ऊपर बचा के रखा था इस पूरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई के सफर में। आपकी इंडस्ट्रीज पे एक व्यू क्या है और आपका एक कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, बाजार में लगभग मैं बोलूंगा कि इस पूरे 3-4 महीने की रैली के बाद पहली बार एक नेगेटिव रिवर्सल देखने को मिले। ये जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी वो मार्च के एंड से स्टार्ट हुई थी और आप देख रहे हो कि अप्रैल, मई, जून और अब ये मोमेंटम थोड़ा सा एक पोज ले रहा है। 2-3 चीजें आपको यह ध्यान रखनी कि एक तो बाजार में ऑलरेडी 3000 अंकों की रैली नीचे लेवल से देख चुके हैं, बट सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है बाजार में सेलिंग का रीजन ये भी है कि पहली बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार गया है, तो उसकी वजह से मुनाफा वसूली हुई है। हो सकता है थोड़ी और बिकवाली हो जाए क्योंकि इमीडिएट जो हर्डल है वो थोड़े नजदीक आ रहे हैं। काफी दिनों के बाद इंडिया विक्स में स्पर्ट आया लगभग 13-14% का, हालांकि अभी भी 11.6 के आसपास है, बट जिस हिसाब से नीचे के लेवल से इंडिया विक्स में स्पर्ट है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और की मूविंग एवरेज यहाँ पे तोड़ रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे बनेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ा वो डिक्लाइन आप देख सकते हो। 19,560 जो पहले सपोर्ट था और एक की मूविंग एवरेज का लेवल भी था, वो अब हर्डल का काम करेगा और नीचे में कहीं ना कहीं 19,300, 19,250 तक के एक बार डाउन साइड ओपन हो रहा है। अब यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बिगड़ा है। जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद सस्टेन सेलिंग हो रही है, तो हमारे ऐसा मानना है कि 45,250 के हर्डल से कहीं ना कहीं 44,444 का एक मेजर सपोर्ट वापस रीटेस्ट होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक यदि होके बात करें तो कुछ मेटल काउंटर में नेगेटिव व्यू है। एक बिटन डाउन नेम है वेदांता VDL में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट्स के एक अग्रेसिव बिल्टअप है, ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर है और इस बाजार में गिर रहा है तो यहाँ पे उठने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, वीकनेस बनी रहेगी। तो वेदांता पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। फ्यूचर के लेवल देखें तो 262 का भाव चल रहा है, बेचे। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 268 के आसपास, नीचे में 250 तक के डाउन साइड यहाँ पे करने चाहिए। ओके, आपका व्यू है वेदांता पे। मेटल्स में आप सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, 1-2 स्ट्रक्चर्स लेके आइए। अब देखिए, आपने 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को वॉलिड किया। जरा मैं एक बिग स्टॉक, एक भारी स्टॉक के बारे में बात करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस की ये ट्रेजेक्ट्री थी और वो थी 2440 के ऊपर की, और ये पूरा का पूरा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा प्लीज। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के बाद ये इस 2460, माफ कीजिएगा, 2460 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ही रहा है। आपकी राय क्या कहती है राजेश जी? आज का लो एग्जैक्टली वही था 2477, जो कि 11 जुलाई से लेके अब तक का लो रहा है, और 26 जुलाई का लो भी यही था। 26 जुलाई को वहीं पे 20 डेमा रोटेट कर रहा था। ये अगले 20 रुपए 15 रुपए रिलायंस के लिए कितने क्रिटिकल हैं? आपका व्यू क्या कहता है रिलायंस पर? मान लीजिए कोई लॉन्ग है या फिर किसी ने शॉर्ट किया है, ये 20 डेमा एग्जैक्टली प्राइस 2480, दैट्स एग्जैक्टली 20 डेमा है, यानी निफ्टी 20 डेमा के नीचे है बट रिलायंस नहीं है। इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आप रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज ए एनालिस्ट हम प्राइस पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे जो पैटर्न दिखता है दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। तो हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का जो नेकलाइन बनता है, मैं फ्यूचर की फिलहाल बात कर रहा हूँ, वो है करीबन 2450 के आसपास। 2450 ये नेकलाइन होगा, मेक और ब्रेक। अगर ये लेवल टूटता है तो फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, एंड 2450 के बाद अगर ये टूटने के बाद जो डाउन साइड खुलता है वो कम से कम आप कह सकते हैं 80 पॉइंट्स का, 80 to 100 पॉइंट्स का खुलेगा। सो इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल की अगर बात होती है तो वही होगी 2450। तो इसे ट्रेड कैसे करें? देखिए, मेरे हिसाब से आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इसका 20 DMA, जो आज के लिए इसने सस्टेन करने की अच्छी खासी कोशिश की है। तो ये 2490 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखें, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे वीकनेस बनी है। सो ट्रेड कैसा करें? तो देखिए, ट्रेड करने के लिए फ्यूचर तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो आप 2480 का पुट देखिए, 46-47 के आसपास आपको मिलेगा। इसे आप बाय करें 35 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर हम सही ठहरे हमारे व्यू के साथ तो मुझे लगता है यही पुट हमें 65 to 70 में हम बेच सकते हैं। वो टारगेट आप लेके काम कर सकते हो। तो पुट के जरिए मुझे लगता है रिलायंस का ये वीकनेस प्ले करे। चलिए, ये बात होगी रिलायंस की। अब
चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ले रहे हैं चंदन तापरिया से। चंदन, बताइए आपका ट्रेड। क्या देखिए, ऑप्शंस के सेटअप की बात करें तो यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स रडार पे, हालांकि स्ट्रक्चर बाजार का वीक है तो काफी स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं। मैं फोकस करूंगा आयशर मोटर पे। आयशर मोटर पे यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए, ऑलरेडी काउंटर का ट्रेंड वीक था, बट पिछले लगभग 15-17 दिन में हल्का सा बाउंस देखा, वापस एग्जैक्टली की रेजिस्टेंस से स्टॉक टर्न हो रहा है। तो नीचे में कहीं ना कहीं 3200 तक के लेवल यहाँ पे बन रहे हैं, तो मैं 3200 का आयशर मोटर का पुट लेने की सलाह रखूंगा। अब ये पुट लगभग 76-78 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको लगभग 50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 115 के टारगेट के। तो ये फिलहाल आपके लिए आयशर मोटर्स का पुट 3200 वाला आपको लेकर चलना है। 78 के आसपास है, 115 का टारगेट रहेगा। याद रखिए कल शाम तक वो नंबर्स आएंगे, उस पर भी नजरें रहेंगी। राजेश सातपुते, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र ज़्यादातर मिड कैप्स पे है। बाजार करेक्ट होता है तो यहाँ पे पेन ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें एमसीएक्स का, तो जो पैटर्न है दैट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन, और जिसका ब्रेकडाउन कल हुआ था आज फॉलो थ्रू आ रहा है। तो एमसीएक्स को बेचे। स्टॉप लॉस होगा आपका करीबन 1600 का, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। तो 1620 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स का सेल करें। मेरे हिसाब से इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है तो प्रोबेबली ये जाएगा करीबन 1520 तक। तो 1520, 1530, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउनसाइड जो है बड़ी खुल रही है एमसीएक्स में। इट्स अ सेल इन एमसीएक्स। इट्स अ सेल इन एमसीएक्स 1592 पे। और मानस जी का ट्रेड होगा अब चार का चमत्कार। मानस जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी, और वो पॉलीकैब में बिकवाली करनी है। पॉलीकैब में ऑलरेडी हमने एक बहुत बढ़िया रैली देखी थी 3400 से लेकर 4800 तक, लेकिन अब स्टॉक 4800 4900 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। कल भी बिकवाली देखने को मिली थी, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार है यहाँ से एक डीप करेक्शन के लिए, जिसमें शायद 20 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो जाएंगे। उसके नीचे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक चला जाए। तो पॉलीकैब के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। 4600 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, तो 4656 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और 4500 के टारगेट इसके फ्यूचर में आपको सेट करने हैं। और 4600 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 155 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 129 रुपए 129 की स्टॉप लॉस से 210 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब काम करते हैं, फिर गौरांग के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी, बताइए आपकी ट्रेड। अनुज, हेल्थी फूड्स पर खरीदारी की राय होगी, और इस क्षेत्र को लेकर के कुछ खबरें भी थी हाल ही में सरकार को लेकर के, जो प्रतिबंध लगाया हुआ था उसको लेकर के, और कंजम्पशन से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। मेरे ख्याल से करीबन 3.5-4% की गिरावट है आज, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर निवेश शुरू करें और गिरावट पर और जुड़ते जाए। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी राय है। हेल्थी फूड्स इनफैक्ट मैनेजमेंट से इस हफ्ते बात की थी, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है बिजनेस को लेकर, और गौरांग को भी पसंद है फिलहाल ये काउंटर, तो डिप पर खरीदारी का मौका। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए। सबसे पहले चंदन ने कहा आयशर मोटर्स का 3200 वाला पुट आपको लेना है। यहाँ पर 115 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, याद रखिएगा मंदी का ट्रेड है। दूसरी तरफ राजेश सातपुते एमसीएक्स को शॉर्ट करे, 1520 टारगेट, 1620 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आज स्टॉक 3.5% टूट चुका है। मानस ने पॉलीकैब पर एक सेल कॉल दिया, 4500 तक फिसल सकता है काउंटर, आज आधा % नीचे है। साथ ही साथ गौरांग कह रहे हैं डिप का फायदा उठाइए, एलटी फूड्स पर ध्यान दें जहां पर तेजी की पोजीशन उनकी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और नतीजों के जिनका इंतजार रहेगा कल, और एमजीएल पर नजरें रहेंगी, कमिंस इंडिया पर नजरें रहेंगी, जो अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ हैं। देखिए, पहले महानगर गैस के नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात गैस के नंबर्स हैं और उसके बाद महानगर गैस के नंबर आएंगे। तो महानगर गैस के नंबर गुजरात गैस से तो आउट परफॉर्म करेंगे, और बेहतर नंबर YOY QOQ दोनों आधार पर आपको देखने को मिलेंगे। 1557 करोड़ रुपए के आय और 282 करोड़ रुपए का मुनाफा, 185 करोड़ रुपए के सामने मुनाफे का नंबर आने का अनुमान है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। एबिटा फ्रंट पर या मार्जिन फ्रंट पर 423 करोड़ का एबिटा और 27-27.5% का मार्जिन 19% से बढ़कर आएगा। ये YOY QOQ दोनों आधार पर नंबर्स बेटर साइड पर स्ट्रीट एस्टिमेट करके चल रहा है।
वॉल्यूम ग्रोथ 4% रहने का अनुमान है और साथ साथ वॉल्यूम के अलावा जो इनका प्राइसिंग वाइज है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ईजी हुई है तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे देखने को मिलेगा। एक अच्छे नंबर्स वाई तो रहेंगे ही, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ये नंबर्स कहीं बेहतर रहेंगे। वॉल्यूम के लिहाज से 6% की पिकअप वॉल्यूम की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। नया जो केपेक्स है स्पेशली बायोगैस को लेकर और नए एरियाज को लेकर, उसको लेकर जो कंपनी का अपडेट है उनके ऊपर जरूर नजर रखनी होगी, लेकिन एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप महानगर गैस में लगाकर चल सकते हैं। CNBC कमिंस इंडिया का भी एक नंबर आएगा Q1 का, और यहाँ पर क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस के नंबर्स ने थोड़ा सा निराश किया है सो फार, तो अब रेवेन्यू फ्रंट पे 23% की ग्रोथ का अनुमान है, मुनाफा करीब 45% बढ़ने का अनुमान है। लो बेस की वजह से कंपनी के नंबर्स में यहाँ पर एक ग्रोथ आएगी। मार्जिन 16.5% है, 12.5% के सामने, और मुनाफा 291 करोड़ है, 199 करोड़ के सामने ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें जिसमें एक एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर रहेंगे, मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट के आसपास एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के नंबर्स में अच्छा रियलाइजेशन कंपनी को इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। और हाई हॉर्स पावर सिलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन सिस्टम, वहां पर भी एक अच्छी डिमांड आई है, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन फ्रंट पर, क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है तो उसका भी एक अच्छा डिमांड, उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे देखने को मिलेगा। तो बेटर नंबर कमेंट्स के वाई बेसिस पे, MGL क्यू ऑन क्यू वाई दोनों आधार पर बेहतर नंबर हो गए। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो ये कमेंट्स और MGL जिन पर आपकी कल नजरें रहेंगी, लेकिन एक बार इंडेक्स पर नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। आपको याद होगा 800 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान निफ्टी बैंक दिखा रहा था, अब 688 पॉइंट की गिरावट रह गई है। तो थोड़ी सी रिकवरी, हल्की से ही, लेकिन रिकवरी होती है वो आपकी स्क्रीन पर। और निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि 19,500 की तरफ बढ़े, यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर अबेट हुआ है, हल्का सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ है। थोड़ा सा रिलीफ तो है हर्षदा। मैं लेकिन एक चीज़ कहूँगा, मैं जो चीज़ यहाँ पर अब कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने पिछली रैली मिस कर दी थी। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर अब ये नहीं कह रहा मैं कि आप इसको अभी जाके इसको पंच कर दें ऑर्डर को। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पॉलीकैब का। हर किसी ने रैली मिस की थी, हमने कहा था कि रैली चलिए अब आपकी मिस हो गई, लेकिन अगली बार अगर आपको ये स्टॉक करेक्शन दे, फॉर एग्जांपल अब 5,000 तक गया था मेरे ख्याल से ये रैली में, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ गई। एक एग्जाम्पल है ये, ऐसे आपके कई एग्जाम्पल होंगे, ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी चले जिनको आप ले नहीं पाए। एक लिस्ट बना लीजिए उनकी, और अब इस करेक्शन में हर 5-6% के डिप पर उन स्टॉक्स को ऐड कर दीजिए। और ये एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये बुल मार्केट की अंत नहीं है। ये जो आज जो हुआ है ये एक जस्ट एक छोटा सा नॉक है मार्केट में, और जैसा आपने कहा लो से तो हम रिकवरी ऑलरेडी दिखा रहे हैं, तो ये एक मौका है। देखिए आपको, जैसा हम डिस्कस हमेशा करते थे, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, अच्छा प्राइस और अच्छा सेंटिमेंट। जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है तो प्राइस बहुत खराब हो जाता है, मतलब आप ले नहीं पाते। तो सेंटीमेंट जब खराब होता है तभी आपको अच्छा प्राइस मिलता है। तो अभी इस समय अच्छा प्राइस मिल रहा है, लेकिन सारा एक साथ ना लें, थोड़े से स्टॉक्स ले लें जो आप लेना चाह रहे थे, 10% ले लें, और बाकी की जगह छोड़े। अगर मार्केट और गिरता है तो वहां पर उनको ऐड करें फिर। चलिए, तो ये मार्केट आपको शायद वो मौका दे रहा है जो पहले आपने मिस किया हो। अगर आप सोच रहे थे मार्केट में इतनी तेजी आ गई, हम 20,000 की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं और हमने पोजीशन नहीं ली, शायद ये जो करेक्शन आया है मार्केट में वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेकिन फिलहाल लेंगे, और ब्रेक के बाद देवेंद्र चोकसी को भी जोड़ेंगे बिग मार्केट वॉइस में। चोकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र, गुड आफ्टरनून। मार्केट में एक वन वे रैली के बाद आज थोड़ा पैनिक, वो फिच के डाउनग्रेड के बाद, आपके हिसाब से क्या आप थोड़ा मार्केट में कॉशियस रहें, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की? गुड आफ्टरनून अनुज। वेल, आई थिंक ये करेक्शन बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, कारण कोई भी हो, बट ये करेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मार्केट में एक पिछले महीने में जुलाई मंथ में एक रनअवे बूम रहा था, करीबन 75,000 करोड़ के ऊपर का इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स FI की तरफ से आया, उसके साथ में आई थिंक जो लिक्विडिटी बेस्ड एक रैली बनी थी मार्केट के अंदर, significant amount of I think the mileage had been covered by the market, जो हम एक उम्मीद रख के चलते थे कि Q3 के रिजल्ट आने के साथ में 20,000 का निफ्टी बनेगा, तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने 20,000 का लेवल छू लिया था लास्ट मंथ के अंदर। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लिक्विडिटी बेस्ड रैली विच इज हैपनिंग इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम जब भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन आता है, और करेक्शन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर मैं ज्यादा देखता हूँ, वो करेक्शन 8 या 10% के आसपास आता है, तो दैट इज अ फर्स्ट साइन टू गेट इनसाइड इनटू द मार्केट।
because between yesterday and today, I think there is nothing which has changed fundamentally. And on the contrary, जुलाई मंथ के different data हम देखते हैं, including manufacturing, including services, including in all other spaces, GST collection, tax collection, डायरेक्ट टैक्स का जो रिटर्न फाइल हुए हैं, ये सब डेटा हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक चीज आती है कि इंडिया की इकोनॉमी यहाँ से एक फास्ट ट्रैक के ऊपर मूव हो रही है. कैपिटल मार्केट शायद थोड़े जल्दी आगे बढ़ गए थे, थोड़ा करेक्शन आता है तो अगेन आई थिंक इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. फंडामेंटल शुड बी रिस्पेक्टेड. आई थिंक द मार्केट के अंदर जो वैल्यू मिलती है फंडामेंटली अच्छी स्टॉक के अंदर, वो करेक्शन में आपको मिलती है, तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी. सो वी रिमेन एक्सट्रीमली careful about, I think, buying into the rally, but I think whenever the correction takes place, we are very comfortable buying at dips, and that is what the strategy I would think that investors should be continuing. ओके, तो देवेन किस तरीके के स्टॉक्स आप अब इस करेक्शन में बाय करने की एडवाइस देंगे? आई थिंक एक चीज हमें ज्यादा पसंद है, उसके अंदर इकोनॉमी में ग्रोथ बना है तो क्रेडिट ग्रोथ आगे जाके अच्छा बन रहा है. We are comfortable with banking and NBFC companies. And जहाँ पे NBFC के अंदर हाउसिंग फाइनेंस से शुरू करके रिटेल फाइनेंस में जाते हैं तो 20% से 33% के बीच में जो ग्रोथ आ रहा है लेंडिंग के अंदर NBFC के अंदर, that remains I think a favorable space. Similarly, जो बैंकिंग कंपनी है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल फाइनेंस, उसके साथ में भी हम जुड़ते हैं तो उसके अंदर भी करीबन 20% के आसपास ग्रोथ मिल रहा है. So any correction of a sharper degree of 10% or even more than 10% would be a good buy opportunity into the finance companies for sure. दूसरी तरफ जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके अंदर आई थिंक ज्यादातर हमें पसंद है कि ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस के ऊपर ध्यान दें. ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर आगे के समय के अंदर जो वॉल्यूम के नंबर हमें दिख रहे हैं, दे आर लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आई थिंक कन्विंसिंग. Particularly for commercial vehicle, we are extremely convinced about, I think, the growth prospects going forward. तो वो एक अच्छा मोमेंटम हमें दिख रहा है अगले 3 या 5 साल के लिए. तो दिस स्पेस आई थिंक ऑल्सो वी आर लुकिंग एट. मिड टियर IT कंपनीज है जिसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन प्राइस के अंदर आता है, तो दोज IT कंपनीज आर डेफिनेटली लुकिंग गुड, क्योंकि वहाँ पे इवन दो मॉडरेट ऑर्डर इनफ्लो या ऑर्डर इनटेक यानी है, फिर भी आई थिंक करीबन वहाँ पे 25% के ऊपर का ग्रोथ हमें दिख रहा है. So overall, I think we are comfortable with some of the space on a selective basis. ओके देवेन जी, ये क्वार्टरली नंबर्स जो केमिकल्स में आए उसमें पेन तो क्लियरली विजिबल है, और अब मैं अगर प्राइस डैमेज की बात करूं तो अब लगभग 25-30% का प्राइस डैमेज रीसेंट हाई से हो चुका है. जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ जो परसों अर्निंग्स आई UPL की, हमें 900 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट रिट्रेस होकर 600 रुपये तक आ चुका है. कोई कॉन्ट्रा व्यू आपका केमिकल्स पे? सबसे बड़ा प्राइस डैमेज बीते 3 महीने में इसी स्पेस पे हुआ है, और ग्राउंड रियलिटी भी कमजोर है, इसमें कोई राय नहीं है. आपका व्यू क्या है इस पर केमिकल्स पे सर? हाँ, तो वीरेंद्र आपने जो एक पॉइंट दिया है बिल्कुल बराबर है. मैं समझता हूँ कि ये जो करंटली केमिकल कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जिनके अंदर एक इम्पैक्ट आया है, वो लार्जली चाइना ने मार्केट के अंदर मटेरियल जो डंप किया है उसके साथ में जो दाम गिरे हैं उसके हिसाब से आया है. What we understand now is that I think the further amount of dumping has stopped in the global market, and whatever the pipeline inventory which is there in the system, उनके दाम जो घटे उसके हिसाब से Q1 and Q2 of this financial year has been washed out, if you may allow me to use this word. For most of the specialty chemical companies, it has been washed out by and large. Now, if you are looking at, I think, the trend going forward, with the high cost inventory out of the system, with I think the prices getting stabilized, मेरा ऐसा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है उनके सिलेक्टिवली आई थिंक परफॉर्मेंस सुधर के आने चाहिए, बिकॉज अंडरलाइंग बिजनेस ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट जो है वो काफी हद तक स्ट्रांग है ये कंपनी के लिए. ओनली द प्राइसिंग फैक्टर हैज अफेक्टेड देम बिकॉज ऑफ द कमोडिटी इम्पैक्ट एंड द चाइना डंपिंग इम्पैक्ट. मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर ये करेक्शन लंबा चलता है, अगर क्योंकि अभी वी आर ऑलरेडी इन अगस्त, सपोज अगले महीने तक ये करेक्शन चलता है तो समवेयर इन द अगस्त एंड सितंबर पीरियड I would consider buying into the specialty chemical companies in my portfolio on a selective basis. ओके, तो सेकेंड हाफ के लिए काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है देवेन जी का केमिकल स्पेस में, और एक सीवियर प्राइस डैमेज के बाद शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बेहतर भी है. देवेन जी, एग्जीबिशन स्टॉक्स पे PVR पे आपका व्यू क्या है? हमारे पास शायद इस इंडस्ट्री को लेकर अब एकमात्र स्टॉक यही है.
अब अच्छी बात ये हुई है कि जो फॉरेन मूवीज़ थी, हॉलीवुड मूवीज़ थी, उनकी वजह से फुटफॉल कुछ बड़े हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। जो फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस उन्होंने रेशनलाइज किए हैं। एक और चीज़ होती है जो कि एनालिस्ट लॉबी बहुत बखूबी मानती भी है कि किसी भी अगर आप देखिए फॉरेन मूवी, हॉलीवुड मूवी से जो आपकी प्राइसिंग पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक अमूमन एक बॉलीवुड मूवी के मुकाबले, हिंदी मूवी के मुकाबले उसकी प्राइसिंग अच्छी रहती है। ये जो नया मिक्स है, आई मीन हॉलीवुड मूवीज़ का प्लस रेशनलाइज फूड आइटम्स का, क्या पीवीआर के लिए वर्क करेगा? एट 1624 बाजार थोड़ा सा पॉजिटिवली ले रहा है, इनके नंबर्स आपने देखे। आपका व्यू इस स्टॉक पे सर इस वक्त? तो ये साल के अंदर दूसरी एक चीज ऐड हो रही है पीवीआर के अंदर, जो आइनॉक्स के मल्टीप्लेक्सर पीवीआर की पोर्टफोलियो में आए हैं, उनका भी ये साल के अंदर आई थिंक आपको एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्क्रीन्स विच हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू आइनॉक्स इंटीग्रेशन इनटू पीवीआर is also going to play a crucial role. But having said that, volume, number of seats का volume जो है वो उसकी बात करते हैं, but at the same time the content, मेरा ऐसा मानना है कि eventually second half के अंदर contents would be very strong. जब जनरली ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट हाफ के अंदर आई थिंक द कंटेंट्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक सेकंड हाफ के अंदर आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ न्यू मूवीज आर लाइकली टू कम। एंड वो हिसाब से देखें तो शायद वहाँ पे अगले अगले 3 या 4 क्वार्टर के अंदर we should be seeing a good amount of traction, both because of the new screens added, and at the same time, I think the new content or new movies which are coming up, including Hollywood movies. I would remain distinctly positive, but whatever was probably had to happen or the underperformance had to happen has already happened as far as this particular space is concerned. Maybe the factor of, I think, the rationalization of cost into the food and beverages could possibly result into, I think, a balanced portfolio growth for the company eventually in subsequent quarters. So remain, I think, relatively more convinced than before. However, I think buying whole hog, I think will take some time, but I think selectively one can buy into the portfolio with the correct prices. ओके, मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी हुई है वैसे अब, बाय द वे शार्प रिकवरी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आधे लॉसेस मिड कैप इंडेक्स के रिकवर हो चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए जरा। अब सिर्फ 1.25% नीचे रह गया है। दिन के लो पर ये 2.5% नीचे था इंडेक्स। और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स जो है, जिसकी आज एक्सपायरी होनी है, सुबह अभी दोपहर में उसका लो 8,415 तक था, अब वो 8,490 तक गया। उसकी एक्सपायरी जो है वो शायद 3 PM हुए, लेकिन रिकवरी तो है मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। देवेन, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लें आपसे। लार्ज कैप आईटी में अब आपका क्या व्यू होगा? आप खासतौर से जिस तरीके के यूएस मार्केट से न्यूज़ आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लोअर लेवल पे बाय किया जाए इन स्टॉक्स को? अनुज, एब्सोल्युटली आई एम कन्विंस। आई थिंक मैंने पहले भी शायद ये चीज के ऊपर चर्चा की है कि लार्ज कैप आईटी कंपनी के लिए समय जो है वो डेफिनेटली बेटर हो रहा है। शायद 1 या 2 क्वार्टर के अंदर बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स रिफरिंग टू पुट इन द न्यू ऑर्डर्स इनटू द सिस्टम, उसके हिसाब से शायद आपका ऑर्डर इंटेक स्लो हो सकता है, बट दैट डज नॉट टेक अवे द लार्जर पिक्चर बिफोर द लार्ज कैप आईटी कंपनीज। क्योंकि एक तरफ आपका कंप्यूटिंग स्पेस के अंदर significant amount of, I think, demand is going to increase, starting from data center to, I think, the producing the algorithms to AI, ML, DL kind of an environment in which we are going to be operating. Significant amount of, I think, computing pressure would be there in the system. और उसके अंदर जो capability है, it is there with TCS and Infosys kind of companies which are strong enough in delivering that kind of a platform solution. तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद आज की तारीख के अंदर बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फैक्टर ऑफ नॉट इनफ अमाउंट ऑफ ऑर्डर कमिंग इनटू द कंपनी, these stocks are available at a valuation which is lower than their historical lows also at the same time. मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक लाइक्स ऑफ इन्फोसिस would be a right time to buy. I think at every correction in the price, maybe आपको 20-25% ये स्टॉक के अंदर कमाना है, तो फॉल के अंदर बाय करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू इन 1 year that kind of a return. So that is where I think I am positioning myself. और रियल एस्टेट पर क्या व्यू होगा देवेन? अब यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जैसे ओबेरॉय रियल्टी वगैरह में अच्छे मूव्स देखे हैं, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? So I think many of these companies have probably discounted the future cash flows quite in advance. So from that perspective, I think there might be price correction into the companies. However, I think the fundamentals of these companies remain extremely strong and convincing, because I think we are seeing the visibility of profit growth in next 3 to 4 quarters continuing. In fact, I think if you ask me, I think I'm seeing at least 8 to 12 quarters of visibility of growth in some of the companies in real estate space. So certainly the profit picture is remaining strong. Maybe market ने थोड़ा जल्दी डिस्काउंट किया है, तो इसके साथ थोड़ा प्राइस करेक्शन आ सकता है।
I would always prefer for general investor, I think a space called housing finance, because वहाँ पे आपको इतना ups and downs नहीं मिलेगा stock price के अंदर. Housing finance companies are by and large, I think, giving you steady rate of return. Of course, the largest such company, HDFC, is now part of HDFC Bank. But I think that is where I remain extremely positive about housing finance business in particular. देवेंद्र जी, एक और चीज़ आखिर प्रश्न पॉसिबल यहाँ पे. अब हम सब बहुत प्रभावित होते हैं मारुति की प्राइस परफॉर्मेंस देख के, टीवीएस की और M&M की, टाटा मोटर्स की. लेकिन अगर मैं इन प्राइस परफॉर्मेंस को वर्सेस एंसिलरी देखूं या फिर वर्सेस टायर स्टॉक्स देखूं या फिर वर्सेस बैटरी स्टॉक्स देखूं तो वो आपको थोड़ी फीकी नजर आएगी. जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ जेके टायर, सीएट एट ऑल टाइम हाई. सीएट का जरा प्लीज एक बार ईयरली चार्ट रखिएगा. 2449 ये प्राइस शुरू हुआ था 17 मार्च 2023 को सर 1381 रुपए. एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? आई मीन आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके नज़रिए में अभी भी इसमें से कुछ चेज कर सकते हैं टायर्स में से और बैटरीज में, और या फिर अगर एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो क्या ये बुक करने का वक्त है? आपका व्यू क्या कहता है सर? So to, I think, simplify further into the ancillary space, those ancillaries which are typically dependent largely on a commodity prices behavior, I think वहाँ पे थोड़ा आपको संभाल के लिखना पड़ेगा. But those ancillaries which are basically final assembly product for the OEMs, those assemblies which are producing the final assembly product for OEMs, and I think where the commodity price pressure is relatively less, particularly I think the related to the crude oil and crude oil related behavior on the metal and other commodities, वहाँ पे ज़्यादा कम रहे, वो कंपनी के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए. Where I think the automation is also playing a significant role, where the technology part is also playing a significant role. So likes of Minda Corporation kind of companies, they remain relatively more strong placed as far as I think their outlook is concerned. They are basically not driven by the problems associated with the IC part of the business alone, and they are largely connected with I think the new generation of vehicles at the same time. तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको सिलेक्टिवली ऑटो एंसिलरी के अंदर एक करेक्टिव प्राइस के अंदर शायद बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दैट शुड बी कंसीडर एज अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी. तो शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और बात करने के लिए. चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिल रहा है, जो दो स्टॉक्स रेडार पर हैं वो जान लेते हैं. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और देखिए थोड़ा बहुत आज सेंस ऑफ पैनिक तो ही डीलिंग रूम्स में, लेकिन उसके बावजूद जो दो ट्रेड्स वो इनिशिएट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं. सबसे पहले टाइटन, शायद पोस्ट मार्केट ही अब रिजल्ट्स आएंगे और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ STBT की रणनीति डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं. फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए हैं रिजल्ट्स के पहले और काफ़ी सारे HNIs यहाँ शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं. उनको लगता है स्टॉक में 2 से 3% की डाउनटिक देखने को मिल सकती है. ऑब्वियसली रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है. इनफैक्ट आज भी ये बाजार को आउट परफॉर्म ही कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ डीलर्स जो है वो शॉर्ट पोजीशंस सिलेक्टिवली लेके चल रहे हैं. इसके अलावा IT स्टॉक्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है. डीलर्स का व्यू ये है कि शायद IT स्टॉक्स इस पर्टिकुलर फॉल में आपको ज़्यादा गिरते हुए ना दिखें. इनफैक्ट वो सिलेक्टिवली लार्ज कैप IT स्टॉक्स खास करके टेक महिंद्रा में पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के फ्लोज यहाँ है और 3 से 4% का पोजिशनल अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है. तो इन जनरल जो लार्ज कैप IT पे रवैया है, ये मार्केट डाउनटिक में उनको लगता है यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी करके रहनी चाहिए, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर है और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं. तो टाइटन पे शॉर्ट और टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह डीलर्स जो है अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं. बिल्कुल, टाइटन पे शॉर्ट और टेक महिंद्रा में बाइंग. टेक महिंद्रा ने काफ़ी एक्चुअली रेजिलियंस दिखाई है नंबर्स के बाद से. यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया. BTST कॉल की शुरुआत करें इससे पहले एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं. लो से ठीक ठाक रिकवरी इस समय आपको दिखाई देगी इंडेक्स में. ज़रा एक बार वो चार्ट फायर करिए. ऑफ डेज लो एक्चुअली एग्जैक्ट आधी रिकवरी हो चुकी है. 19,423 से रिकवरी शुरू हुई और अब 19,542. अच्छी रिकवरी. और एक बार जरा 19,500 की कॉल देख लेते हैं एक बार. ये देखिए डेज लो रिकवरी. 19,500 की कॉल देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर जो एक टाइम पे थोड़ी सी राइटिंग शुरू हो गई थी, वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर, ये देखिए 19,500 की कॉल. ओपन इंटरेस्ट यहाँ 14 टाइम्स बढ़ा है आज, लेकिन अब हम इसके ऊपर बंद हो रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये. BTST या STBT कॉल से ना शुरू करते हैं. गावा सर बताइए क्या लेंगे, STBT या BTST? BTST स्टॉक रहेगा. लुपिन तेजी नजर आती है. इन स्पाइट ऑफ टुडे 994 पर ट्रेड कर रहा है. मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 990 का, खास नहीं. ये लगता है 1020 तक जा सकता है. लुपिन तेजी है. लुपिन
ओके, ल्यूपिन के जनाब अपने ही जलवे हैं। बाजार में कुछ भी हुआ, एक तो बीइंग डिफेंसिव, लेकिन डिफेंसिव में भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। और 995 दैट मीन्स 16 अगस्त 2021 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। दरअसल मैंने 16 अगस्त का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैंने मार्क करके रखा था वो कोविड पोस्ट कोविड जो स्वर्णिम युग था तमाम फार्मा स्टॉक्स का, उसमें जो सेकंड प्राइस डैमेज हुआ था सबसे सीरियस, वो 16 अगस्त का ही था। ओके राजेश जी, आपका ट्रेड कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, एक ट्रेड है जहां पे स्ट्रेंथ बनी है और वो है बर्जर पेंट। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कल यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, आज एक डिप मिला, लेकिन अभी देखिए आज ये दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो टेक्निकली इट्स अ ब्रेकआउट, इट्स अ ब्रॉडनिंग सिमेट्रिकल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट मिला है, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन सॉरी। तो यहाँ पे बाय करूंगा, 700 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, तो बाय करेंगे फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 730। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो भी छोटा ही रहेगा 695। तो बाय बर्जर पेंट। बाय बर्जर पेंट्स। मानस आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी देखिए, मैंने बजाज फाइनेंस पे एक बिकवाली का ट्रेड दिया था और बजाज फिनसर्व पे भी एक ट्रेड लेना चाहिए, वो भी बिकवाली की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। इसलिए बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1561 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1500 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, इस बीच रुचित आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं थोड़ा डिफेंसिव की तरफ रहूंगा मैं BTST के लिए, और वो है मैरिको में खरीदारी की सलाह। सो प्राइमरली रिसेंटली यही है, स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन फेज से देखा है, और ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स था, रेजिस्टेंस लेवल्स था, वो अब सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे 554 के नीचे स्टॉप लॉस की खरीदारी करके जाए 584 के टारगेट्स के। ओके चलिए मैरिको। चंदन आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? या सो लाइक टॉकिंग अबाउट BTST, दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं जो ऑलरेडी पैनल में डिस्कस हो चुके हैं, बर्जर पेंट और ल्यूपिन। और मैं नए ट्रेड के तौर पे एशियन पेंट पर फोकस करूंगा। एशियन पेंट में भी आप देखोगे 6-7 दिनों का एक लोअर हाई लोअर लोज निगेशन हो रहा है और पेंट्स काउंटर में बाइंग है, 50 डेमा को होल्ड कर रहा है। तो एशियन पेंट पर खरीदारी की सलाह रखेगी। और यहाँ पे 3320 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 3440 तक के टारगेट बनने चाहिए। आपकी स्क्रीन पे एशियन पेंट्स। और अब एक बार गौरांग से के पास का व्यू लेते हैं। गौरांग, जैसे कि आप शुरू में कह रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये डिप, आपका व्यू, कोई चीज़ ग्रिप करना चाहेंगे इस वक्त इस प्राइस डैमेज में? अभी लंबे समय से हम ITC को लेकर के सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं वीरेंद्र, और ये जो होटल बिजनेस के कारोबार को लेकर के जो खबरें आई और उसके पश्चात जो करेक्शन देखा, मेरे ख्याल से 500 से नीचे के तरफ के दायरे देखे 460 के आसपास है। अगर आप तुलना करते हैं बाजार में जिस प्रकार की गिरावट है, इसमें उतनी गिरावट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है वीरेंद्र। तो ITC पर फिर से खरीदारी की राय हम देंगे। ITC पर फिर से खरीदारी की राय यहाँ पर आएगी। चलिए इस क्लोज को समझ लेते हैं। क्लोज खराब नहीं है एक्चुअली, ये देखा जाए तो एक तरीके से क्लोज बिल्कुल खराब नहीं है ये। हाँ, आप एंड ऑफ द डे एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे आज मार्केट के लिए खराब दिन था, बिल्कुल खराब दिन था, कोई शक नहीं है। लेकिन 19423 देखने के बाद 19543, और अगर हम 19563 के ऊपर बंद हो गए, मान लीजिए बाई चांस 19563 के ऊपर बंद हो गए, तब तो ये क्लोज बिल्कुल खराब नहीं होगी। लेकिन आज के बार को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी, और आज के FI के नंबर्स देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी जो एक समय एकदम कोलैप्स हो गया था, वहां पर भी लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी, 45,081, लो था 44,720। तो मतलब करीब करीब 350 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में हुई, और ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई। मिड कैप इंडेक्स देखिए एक बार, मिड कैप इंडेक्स में ठीक ठाक रिकवरी, जो ऑलमोस्ट इंडेक्स 36,874 तक गया था वीरू, तो करीब करीब 400 पॉइंट की यहाँ पर भी रिकवरी हुई। तो मोटा मोटा ये कहना होगा कि आधी रिकवरी हुई है इंडिसेस में, जो ओवरऑल लॉसेस थे उसके मुकाबले। तो इस तरीके से क्लोज में मैं अभी भी कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट को होप जगेगी कि शायद इतना खराब नहीं था जो एक समय मामला लग रहा था। 2 बजे जब हमने शो शुरुआत की थी उस समय तो लग रहा था कि मार्केट कोलैप्स हो गया, एटलीस्ट अब वो नहीं है, थोड़ा सा वहाँ से बेटर हुआ है। जी हाँ, एक लोअर शेडो वाइल क्रिएट हो गई। अब क्या जेन्युइन बाइंग आई है, और या फिर मोर लेस अनुज एक फीलिंग आ रही है कि 20 डेमा के जाते ही साथ एल्गो ट्रेड्स ने ग्रिप करने की कोशिश करी इंडस्ट्रीज को, मोर और लेस यही लग रहा है अनुज। और उन्होंने ही आई थिंक लोअर एचेस पे रिकवरी को भी प्ले किया।
लग रहा है ना? बिल्कुल 563 के नीचे बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि दो लेवल्स आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो 20 डेमा और एक आज का लो। आज का लो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का लो देखते हैं। अच्छा, यूएस मार्केट के फ्यूचर्स में देख रहा था, वहाँ पर एटलीस्ट सुबह तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट थी नहीं, मतलब सुबह जब हम ट्रेड कर रहे थे। अभी क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स में भी प्रेशर बढ़ा है। 220-230 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे हैं। एक बार देख लेते हैं आज यूएस मार्केट से क्या क्यूज मिलते हैं। अगर यूएस मार्केट खुद ही बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा तो शायद कल रिकवरी भी आ जाए। देख लेते हैं कल का ट्रेड और देख लेते हैं। कल एक्सपायरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्सपायरी भी है, और एक आपने आज एक पैनिक लो लगाया है। और आज के लोज को अगर आप देखें तो निफ्टी का लो, तो हालांकि देखिए निफ्टी के लो को आप डिफाइन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एवरेज, लेकिन बैंक निफ्टी का लो एग्जैक्टली मोर और लेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। और जाते जाते अगर निफ्टी का क्लोज आ रहा है, इट्स 19541, 20 डे में हमारा प्लेस्ड है करीब 562 पे। अभी भी आपका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस साइडवेज ही है। एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि आज थोड़ा खराब रहे और या फिर जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पीवीआर, अब जिसकी डिस्कशन में हुआ भी शामिल, आज 1619 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश जी, आपका व्यू, कोई अगर आपने पीवीआर में ऑप्शंस की रीडिंग की हो, क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन पर एनएससी का ये भाव टर्मिनल खुला हुआ है, और आपका व्यू क्या कहता है? कोई ऑप्शन इंप्रेस कर रहा है आपको इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए? वीरेंद्र, देखिए पीवीआर में इनिशियली हमने एक टारगेट पकड़ा था 1570 का, 1580, 1570, ये इसका 200 डीएम में था। और फिलहाल जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है 1600 के ऊपर, मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी तेज होगी। 1680, 1700 का टारगेट लेके काम हो सकता है लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट है। तो इसको ट्रेड कैसे करें? तो मेरे हिसाब से 1600 का कॉल ऑप्शन मैंने लगाया है यहाँ पे। 1600 का कॉल ऑप्शन करीबन 68 के आसपास है, 50 का स्टॉप लॉस सेट करे और टारगेट सेट करे करीबन 100, 110। तो ये जो मोमेंटम है पीवीआर में, क्योंकि यहाँ पे 10% का लॉन्ग एडिशन है, तो देखिए मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। लेकिन इट्स बेटर अगर इफ यू वांट टू ट्रेड विद द ऑप्शन, थोड़ी सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। तो इस 1600 के कॉल ऑप्शन को ही ट्रेड करे। 68 पे ये ट्रेड हो रहा है। गजब बिल्डअप है आज इसकी 1600 की कॉल में, गजब बिल्डअप है। 1373 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर, करीब 67 रुपये प्रीमियम है इस स्टॉक का, इस कॉल ऑप्शन का। और कुछ काउंटर जो कि बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार आज सुबह जिस स्टॉक पे डिस्कशन हुआ था डेडिकेटेड डिस्कशन, उसमें शामिल था आपका दीवीज लैब भी, और अब करीब 3683 पे अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी एक गैप डाउन हुआ लेकिन उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। और ड्यूपिन का भी जिक्र हुआ। मैरिको भी एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। टीवीएस मोटर्स जो कि पहली या दूसरी कॉल्स में शामिल था, मानस टीवीएस मोटर्स के इस क्लोज को कैसे आप रीड करेंगे? अच्छा क्लोज, अबव 10 डे में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा स्ट्रक्चर में, फ्लैट बॉडी, आपका व्यू? देखिए ठीक है, क्लोजिंग में तो कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिखता है। और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1350 है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक आप भी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 1350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और अगर 1400 रुपए के ऊपर निकला तो कम से कम 60-70 रुपए का आपको टीवीएस मोटर्स में जरूर देखने को मिल जाएगा। टीवीएस मोटर्स आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और ले आइए जो अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं अगेंस्ट आई थिंक मार्केट सेंटिमेंट। बर्जर पेंट्स को रखिएगा 713, अब क्रूड एट 86, और बर्जर पेंट का क्लोज आप समझ लीजिएगा कि मई 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में। क्या गजब और बेहतरीन क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक का। रुचित, एनी सेंस ऑन बर्जर पेंट्स, डिलीवरी प्रोस्पेक्टिव से या फिर ऑप्शन प्रोस्पेक्टिव से, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से? आई थिंक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, कल और आज 2 दिनों में वॉल्यूम के स्टॉक में काफी बेहतर हुआ। रिस्पेक्टिव ऑफ क्रूड ऑयल हाई प्राइसेस पे है, फिर भी अगर ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में काफी है। तो 740 तक के लेवल्स आई थिंक ये स्टॉक नियर टर्म में जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो जहां पे खरीदारी करनी है तो 700 के नीचे के स्टॉप लॉस और 740 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। चलिए एक बार मार्केट ब्रेक को देखते हैं, फिर हर्षता के पास चलेंगे बड़ी वॉल पे। आपकी स्क्रीन पे रिकवरी तो है, और 19500 को जो कि आपका याद रखिएगा फर्स्ट मंथली और फर्स्ट वीकली बेस था, आप उसके ऊपर एक क्लोज दे रहे हैं। इंट्राडे में रिकवरी जो है वो आप समझ लीजिएगा कि लो था, इट वाज 19423, यानी 100 अंकों की रिकवरी है। लॉन्ग 12, ये तो बात इसमें कोई दुराई नहीं है कि लॉन्ग्स आपको काफ़ी कम नजर आएंगे। शॉर्ट कवरिंग भी कम थी, शॉर्ट बिल्डअप 82 में और इवनली पॉइज था।
इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग, 82 लॉन्ग्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग और 82 शॉर्ट। लॉरस लैब, बर्जर पेंट्स जिसका जिक्र मैं कर रहा था, नेस्ले, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और टीवीएस मोटर्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के नज़दीक ही बंद हुआ। उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में पीवीआर शॉर्ट कवरिंग, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग नंबर्स के बाद दिवीज लैब, ल्यूपिन, नवीन फ्लोरिन, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। नवीन फ्लोरिन ने 1% का गेन आज रजिस्टर किया, बावजूद इसके कि कल काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था जी एंटरटेनमेंट में, कैनरा बैंक में। आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। बीएचएल में हायर लेवल से शॉर्टिंग हुई 107 की ट्रेजेक्ट्री से। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई है? वोडाफोन आइडिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस, जेएसपीएल। आज मेटल्स में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग थी और बीईएल आपकी स्क्रीन पे करीब 4% नीचे, यहाँ पर भी आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। और हिंदुस्तान कॉपर कल जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज इसमें थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। और बस मैं जो जिक्र कर रहा था ना कि आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, एक बार जरा बस मैं आपको सेंस दिखाता हूँ कि आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में हुआ क्या। बैंक्स में जो शॉर्टिंग हुई है उसमें आज कैनरा बैंक में 4.6%, एसबीआई में 3.7%, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 3.4%। यानी इन टर्म्स ऑफ ओआई बिल्डअप सबसे ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप आज कहीं पे हुआ है बैंकिंग में, तो वो पीएसयू बैंक्स और पीएसयू बैंक्स। अनुज। बिल्कुल बीरू, चलिए अब इस क्लोजिंग को समझते हैं बिग वॉल पर और देखते हैं किस तरीके की क्लोजिंग यहाँ पर। निफ्टी करीब 1% नीचे, 200 पॉइंट का मूव यहाँ पर। हालांकि डे लो पर इससे भी 100 पॉइंट ज़्यादा नीचे थे हम। बैंक निफ्टी जहाँ पर हम 800 पॉइंट नीचे थे। देखिए क्लोज खराब है इसमें, मतलब दिन खराब था एकदम। क्लोजिंग में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन ओवरऑल फिर भी दिन खराब था। 1.25% बैंक निफ्टी नीचे, करीब 550 पॉइंट का डिक्लाइन। और निफ्टी आईटी ये करीब 0.8% नीचे गिरा। लेकिन आज मार्केट की तकलीफ थी, ब्रॉडर मार्केट थी। एक समय पे ये इंडेक्स 2.25% से ज़्यादा नीचे था। थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन फिर भी 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, करीब 0.25% ये इंडेक्स नीचे बंद हुआ। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, इसी वजह से 800 एडवांसिंग स्टॉक्स और 2144 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, ये ऑलमोस्ट 1:2.5 है। 2 बजे जब हमने शो की शुरुआत की थी तो आंकड़ा 1:4 का था, तो थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी खराब था मामला आज का। बाकी के सेक्टोरल इंडेक्स देख लेते हैं। आज कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स ग्रीन में नहीं था, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से फार्मा ने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखाई थी। निफ्टी आईटी देखिए करीब 1.5% नीचे। निफ्टी ऑटो फार्मा, जैसे मैं कह रहा था, थोड़ी रेजिलियंस यहाँ पर। आईटी भी नीचे था आज, ऐसा नहीं है कि आईटी में गेंस थे। आईटी नीचे, एफएमसीजी नीचे, कैपिटल गुड्स नीचे। मेटल्स पे सबसे ज़्यादा पिटाई हुई आज, 2% का डिक्लाइन आज मेटल्स में। ऑब्वियसली ग्लोबल फेसिंग इंडेक्स है, इसके लिए कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी अच्छा खासा गिरा आज, करीब 2% की डिक्लाइन यहाँ पर भी आई। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और उसके बाद शो को समाप्त करेंगे। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। पहले गेनिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, बहुत छोटी लिस्ट है। डिवीज लैब्स, नेस्ले, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, एंड ऑफ लिस्ट। 5 स्टॉक सिर्फ निफ्टी पर आज ऊपर थे, बाकी स्टॉक्स नीचे थे। और ऊपर भी देखिए थोड़ा टिक नहीं पाया, वापस एक डिक्लाइन आई है निफ्टी में। वैसे 544 तक गए थे, अब निफ्टी 19,520 तक वापस। नीचे सबसे ज़्यादा हीरो मोटोकॉर्प, करीब 3.5% के डिक्लाइन। टाटा मोटर्स, तो आज ऑटोज और मेटल्स में पिटाई हुई। हीरो, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, ये सब नीचे थे। मेटल्स में टाटा स्टील में डिक्लाइन। उसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी के मेटल्स स्टॉक्स, हिंडाल्को वगैरह, वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। आज एसबीआई में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई, करीब 2% नीचे। फिर 600 के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय फिसलता हुआ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। भारतीय एयरटेल नंबर से पहले करीब 2% का डिक्लाइन यहाँ पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है मार्केट के लिए, यहाँ पर भी करीब 2% की डिक्लाइन। टाइटन में नंबर से पहले थोड़ी सी डिक्लाइन थी। रिलायंस करीब 1% नीचे था। कोटक नीचे। एचडीएफसी बैंक तो लगातार मार्केट को तंग कर ही रहा है, यहाँ पर भी डिक्लाइन थी। ओवरऑल लास्ट टैली 220 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुई आज। चलिए अब एक काम करते हैं, सीधा सौदा की टीम्स लेकर आते हैं और देखते हैं वहाँ पर जो आउट परफॉर्मेंस रहे। पहले आशीष की टीम देखते हैं। आशीष ने आज जो अपनी टीम चुनी थी उसमें रेडिंगटन, सूला और जिंदल दिल्ली को रेड पे रखा गया था, थर्मेक्स को ग्रीन में रखा गया था। ये स्टॉक्स ने आज अच्छे मूव्स दिखाए। नीरज की टीम देखते हैं अब, और नीरज की टीम में जो आउट परफॉर्मेंस रहे उसमें सिरमा नंबर्स के बाद थोड़ा टूटा स्टॉक, हीरो मोटोकॉर्प, पीवीआर आइनॉक्स ग्रीन में रहा और वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी ग्रीन में रहा, करीब 2-2.5% नीचे। वीरू जी हाँ, तो पेन था आज, थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इंडेक्सेस फिर सिंक हुए।
खैर, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और आपसे अगली मुलाकात अनुज मेरी और आशीष नीरज और हर्ष तक एक बार फिर से कल सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में, और फिर मुनाफे की तैयारी में होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गुरुवार आज जैसा ना हो, कुछ बेहतर हो। फिर होगी कल मुलाकात। नमस्कार।